चलो फिर आज एक काम करते हैं, आज इसका जो लास्ट वीडियो है वो देख लेते हैं एथिक्स का। तो पेपर 4 यहाँ से कंप्लीट हो जाएगा। कल का थोड़ा सा गैप हो गया क्योंकि कल थोड़ी सी टेक्निकल फॉल्ट आ गई थी, इसके चलते कल रिकॉर्ड नहीं हो पाया था। अब देखते हैं आज जो है ये देखो रिकॉर्डेड फॉर्म में वीडियो है जब आप देख रहे हो, और इसके अलावा जो सारे पार्ट्स हैं अगर नहीं देखे हुए हैं तो चैनल पर जैसे ही जाओगे वहां पर आप लाइव सेक्शन का पार्ट देखोगे, जैसे वीडियोस, इसके पास में प्लेलिस्ट रहेगा और इसके पास में ही एक सेक्शन है आपका लाइव। ठीक है, उस लाइव सेक्शन में सारे ही वीडियो पड़े हुए हैं पार्ट वाइज, और वो पार्ट वाइज वीडियो में यह अंतिम पार्ट है एथिक्स का। 3 पार्ट और हो चुके हैं, यह चौथा पार्ट है जिसे हम कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही पेपर 4 कंप्लीट हो जाएगा। यहां से आपको समझना होगा कि पेपर 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, पेपर 3 इसके पहले कंप्लीट कर लिया है। पेपर 3 हमने 8 पार्ट में किया हुआ था और पेपर 4 को हमने 4 भाग में कंप्लीट किया, और ये रिवीजन है, याद रखियो। सिलेबस को पूरा रिवाइज कर रहे हैं मॉडल आंसर के माध्यम से, ताकि सारी बातें जो सिलेबस में दी हुई हैं, जो भी कीवर्ड सिलेबस में लिखे हुए हैं, उन सारे कीवर्ड्स पर हम क्वेश्चन कर सकें कि आपसे अगर उस वर्ड पर जो सिलेबस में लिखे हुए बिंदु पर प्रश्न बनाया जाएगा तो उसको कैसे एग्जाम में टैकल करना है। ठीक है, तो रिवीजन मोड में रहेंगे यहाँ पर। चलो करते हैं, और अगर वीडियो पसंद आया करे तो क्या करना होता है, लाइक और कमेंट, बस 2 ही चीजें करनी है, और शेयर वेयर कर लिया करो जो भी दोस्त यार आपके दे रहे हैं, ठीक है, आपके साथ में एग्जाम को। अब पहला क्वेश्चन है, जैसे यहाँ पर थीम क्या है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर क्वेश्चन है कि नैतिक विकास व्यवसायिक विकास जितना ही महत्वपूर्ण है। इस संदर्भ के कथन में इसकी व्याख्या करनी है। किसकी व्याख्या करनी है? कॉर्पोरेट गवर्नेंस के संदर्भ में इस कथन की व्याख्या करनी है। तो बोले इस कॉर्पोरेट गवर्नेंस, अगर आप इस टॉपिक पर, अगर इस प्रश्न पर लिखने को जाओगे तो सबसे पहले भी आपको बता देना चाहिए कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस होता क्या है, ये समझा दो, और इस पर अगर समझ है आपकी तो लिखने में यहाँ दिक्कत नहीं आएगी कि इसका आखिर महत्व क्या है, ये कहने का क्या महत्व है कि नैतिक विकास जो है व्यवसायिक विकास के जितना ही महत्वपूर्ण होता है। तो आपको इसके पीछे थोड़ा सा कंसेप्चुअल क्लैरिटी रखनी पड़ेगी कि देखो कॉर्पोरेट बात की जा रही है कॉर्पोरेट गवर्नेंस की, यानी कि निजी क्षेत्र में जो आपका प्रशासन है, जो गवर्नेंस है, वहां पर क्या व्यवसायिक विकास ही जरूरी होता है, क्या इसके साथ नैतिक विकास की आवश्यकता नहीं होती है? तो बोले बिल्कुल आवश्यकता होती है। ठीक है, हम जो वर्तमान समय में देखते हैं निजी क्षेत्र में इतने बड़े घोटाले हो जाते हैं, चाहे हम भगोड़ों के स्तर पर देख लें कि ललित मोदी जैसे भगोड़े जो हुए, आपके विजय माल्या जैसे हुए, ठीक है, इनके माध्यम से हम ये बताएंगे कि जो भ्रष्टाचार की प्रवृत्ति बढ़ती जा रही है निजी क्षेत्र में, इसके चलते ही यह कथन आपको देखना पड़ेगा कि यहाँ पर व्यवसायिक विकास हमारे लिए जरूरी है। हमारे लिए ऐसा नहीं है कि उत्पादन नहीं जरूरी है, आर्थिक विकास नहीं जरूरी है, ठीक है, ये सब कुछ महत्वपूर्ण है, लेकिन इसके साथ साथ आपको एथिकल पॉइंट पर भी ध्यान देने की जरूरत है। ठीक है, जैसे गांधी जी हमेशा जब कंक्लूड करोगे तो क्या बोलते थे, गांधी जी हमेशा इसकी वकालत करते थे कि नैतिकता के बिना व्यापार क्या होता है, एक सामाजिक पाप होता है। हमने पढ़ा था ना गांधी जी के जो 7 सिंस थे, 7 पाप थे, उसमें एक पाप था कि नैतिकता के बिना किया गया जो व्यापार होता है वो अपने आप में एक सामाजिक बुराई है। तो इसको कंक्लूजन के स्तर पर भी आप देखो, इसी स्टेटमेंट को आप बता सकते हो। साथ ही आपको अभी यहाँ पर शुरुआती दौर में बताना होगा जो व्यवसायिक विकास है, उस व्यवसायिक विकास के अंतर्गत क्या है आपका, जितना भी आप उत्पादन करते हो, चाहे आप स्किल डेवलपमेंट का काम करते हो, चाहे आर्थिक विकास, चाहे नई तकनीकों की आवश्यकता, सब कुछ जरूरी है भाई। इकोनॉमी को ग्रोथ भी, इकोनॉमी को हमारी ग्रोथ में लाना जरूरी है, क्योंकि वहां से भी एम्प्लॉयमेंट जनरेट होता है, और एम्प्लॉयमेंट जनरेट होने के साथ ही आप क्या कर सकते हो, लोगों की इनकम बढ़ा सकते हो और देश में जो गरीबी और भुखमरी जैसी स्थिति है इससे निजात पा सकते हो। ये बहुत जरूरी होता है, लेकिन ऐसा तो नहीं है कि ये आप नैतिक मानकों का उल्लंघन करते हुए करो, तो बिल्कुल नहीं करना। इसीलिए नैतिक मानकों के साथ में, यानी कि जो आपके भीतर नैतिक मूल्य है, उन नैतिक मूल्यों को आपको निजी क्षेत्र में भी अपनाने की जरूरत है। अब 90 के पहले तक क्या था, जब तक एलपीजी जैसे रिफॉर्म नहीं हुए थे तब तक निजी क्षेत्र को गवर्नेंस का हिस्सा माना नहीं जाता था। ठीक है, वो पृथक रूप से कार्य करता था और सार्वजनिक क्षेत्र अलग रूप से कार्य करता था। लेकिन जैसे ही भाई पीपीपी मॉडल पर आगे कार्य करना शुरू किया गया, एलपीजी जब रिफॉर्म आता है तो प्राइवेटाइजेशन होता है, उसके बाद में आपका जो निजी क्षेत्र है, जो कॉर्पोरेट सेक्टर है, वह भी आपका किसके दायरे में आ जाता है, गवर्नेंस के दायरे में आ जाता है। तो उसी के साथ ही इस निजी क्षेत्र में नैतिक मूल्य की भी आवश्यकता हो जाती है। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पहले आपको परिभाषा बतानी है कि क्या होता है, तो उसमें बता देना है कोई भी संगठन है, कोई कंपनी है, वहां पर नैतिकता हो, पारदर्शिता हो या फिर जवाबदेहिता हो, इसके साथ में ही जो कारोबारी माहौल होता है उसका भी आपको संचालन देखने को मिलता है। यानी कि व्यवसायिक विकास के साथ साथ नैतिक विकास में एक संतुलन देखने को मिलता है, वही आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस कहलाता है। क्लियर हो गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस क्या होता है? अब कॉर्पोरेट गवर्नेंस में यहाँ देखो बता देना है, पहले जैसे बताया गया व्यवसायिक विकास क्या है और नैतिक विकास क्या होता है, ये हम पीछे समझते चले आए हैं नैतिक विकास। और इसी के अंतर्गत देखो नैतिक विकास के अगर पहलू पर समझना है तो सरकार के द्वारा जो सीएसआर है आपका, ठीक है, जो आपका सीएसआर डिसाइड किया गया है, 2% जो रहता है आपका पिछले 3 वर्षों का अनुमानित जो लाभ रहता है, उस लाभ का 2% डिसाइड किया जाता है कि आप क्या करोगे भाई, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में इतना पैसा दोगे। ठीक है, अपने प्रॉफिट का 2% जो रहता है, पता होगा। तो बोले ये क्या है, ये इसी कॉर्पोरेट गवर्नेंस की पहचान है। यानी कि आप व्यवसायिक लाभ कमा रहे हो, व्यवसायिक लाभ के साथ साथ नैतिक विकास के लिए जरूरी है कि ये पैसा आप कहाँ लगाओ, ये पैसा आप सामाजिक कल्याण में लगाओ। ठीक है, अब ये हमें पता चल गया कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर लिखने को आएगा तो हमारी समझ हो गई यहाँ पर कि हम लिखेंगे क्या लिखेंगे चीजें। ठीक है, एक सेकंड रुकना।
हाँ, इसके बाद में बात करते हैं आगे कि भाई जब कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लेकर के ये सारी चीज़ें हमारे पास क्लियर है एकदम कि क्या-क्या फ़ायदे होने वाले हैं, तो अब बोले ये क्या इसका इम्पोर्टेंस है? आपको ये बताना चाहिए ना कि इसका क्या इम्पोर्टेंस है? आखिर कॉर्पोरेट गवर्नेंस को लागू करने के पीछे क्या महत्व है इसका? तो उसमें बता देना है कि जो चिंताएँ हैं अभी वर्तमान समय में, पहली चिंता क्या है? भ्रष्टाचार की जो घोटाले बढ़ रहे हैं। बोले इन भ्रष्टाचार या घोटाले जैसे एलआईसी जैसा घोटाला हो गया या भ्रष्टाचार जैसी चीज़ें हो गई, सत्यम घोटाला हो गया, इन सबसे निजात पाया जा सकता है अगर आप अपने यहाँ पर व्यावसायिक विकास के साथ-साथ लोगों को नैतिक मूल्यों के साथ में यह बताओ कि भाई तुम्हारे लिए जितनी आर्थिक प्रगति ज़रूरी है, उतना ही तुम्हारे नैतिक मूल्य भी वो ज़रूरी हैं, ठीक है? तो ये भ्रष्टाचार और घोटाले जैसी संस्कृति से बचा जा सकता है और ये केवल कॉर्पोरेट सेक्टर में नहीं है, ये सार्वजनिक क्षेत्र में भी इसी की बात की जाती है। दूसरा है जो निवेशक और ग्राहक हैं, इनका विकास होता है। जैसे टाटा ग्रुप के द्वारा क्या किया जाता है? टाटा ग्रुप के द्वारा आपने देखा होगा कि टाटा में केवल व्यावसायिक लाभ ही की ही बात नहीं की जाती है, उसके साथ नैतिक मानक भी अपनाए जाते हैं। बताया था ना, जब टाटा का डाउनफॉल हो रहा था, तो वहाँ पर व्यावसायिक उद्देश्य अगर केवल व्यावसायिक हित से ही, यानी कि केवल लाभ के उद्देश्य से अगर संस्था को संचालित किया जाता, तो बताओ टाटा के द्वारा क्या कार्य किया जाता? जब डाउनफॉल हो रहा था, तो जितने उसके कर्मचारी थे, उन कर्मचारियों को निकाल दिया जाता। लेकिन क्या किया गया? कंपनी लॉस में रही लेकिन उसने निकाला नहीं कर्मचारियों को, तो आगे चल करके वही कर्मचारियों को लगाओ, उस संस्था के प्रति भी बढ़ेगा। तो जैसे ही उस संस्था के प्रति बढ़ेगा, उस कर्मचारियों का लगाव जो बढ़ेगा, तो क्या होगा? वो कंपनी भी ग्रो करेगी। तो ऐसा नहीं है, नैतिक मूल्य का सीधा फायदा भी होता है आपका व्यावसायिक लाभ में। क्लियर हो गया? समझ में आ रहा है? उसके बाद अच्छी कार्य संस्कृति, यानी कि बेहतर जो वर्क कल्चर है वहां पर दिखाई देगा, चाहे आप गूगल के स्तर पर देख लो, चाहे इसरो के स्तर पर देख लो। इन जो जो भी बड़ी-बड़ी आप एमएनसी देखते हो, वहां पर इस जो व्यावसायिक लाभ है, व्यावसायिक लाभ के साथ-साथ नैतिक विकास का भी ध्यान दिया जाता है, जिसके चलते वहाँ पर बेहतर कार्य संस्कृति भी देखने को मिलती है और लंबे समय पर आपको सफलता देखने को मिल सकती है। चाहे यहाँ पर टाटा का एग्जांपल ले लो, चाहे इन्फोसिस का ले लो, तो ये एक दीर्घकालिक उपाय के रूप में देखना चाहिए कि एक दीर्घकालिक स्तर पर लॉन्ग टर्म में आपको एक बड़ा फायदा देने वाली है ये चीज़, जब आप दोनों में संतुलन बनाकर चलोगे। साथ ही साथ यहाँ से पता चलता है कि निजी क्षेत्र की या कॉर्पोरेट सेक्टर जो है पर्यावरण के प्रति भी अपनी जिम्मेदारी को समझता है। ठीक है? इसमें सीएसआर का देखो एग्जांपल पीछे समझा दिया, इसीलिए उसको आप डाल सकते हो। और जब कंक्लूड करना है, तो कंक्लूड में आपके पास उदाहरण भी होने चाहिए यहाँ पर, जैसे जिन्होंने शानदार तरीके से कार्य किया है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का जो बढ़िया उदाहरण आपके सामने है, चाहे रतन टाटा का आप दे सकते हो, ठीक है? या फिर आप किसका दे सकते हो, इन्फोसिस के हैं जो, उनका दे सकते हो एग्जांपल आप। और कंक्लूड जब करना है, तो गांधी जी के जो 7 पाप है ना, 7 पाप में उन्होंने जो नैतिकता के बिना जो आपका व्यापार है, यानी कि अगर आप नैतिकता के बिना, यानी कि नैतिक मूल्यों के बिना अगर आप व्यावसायिक लाभ की बात करते हो, तो आप क्या कर रहे हो? भले ही आप बहुत ही रिच और एक प्रॉफिटेबल एक संस्थान के रूप में दिखाई देते हो, लेकिन वो अपने आप में एक सामाजिक बुराई की तरह रहेगा। ठीक है? वो अपने आप में एक सामाजिक बुराई की तरह दिखाई देगा। तो यही है, इस देखो इस डायरेक्शन में ही इस आंसर को टैकल करना था, इस क्वेश्चन को। आप इज़िली अब कर ले जाओगे क्योंकि आपके पास समझ हो चुकी है कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर। अगला प्रश्न है भाई नैतिक साहस का। नैतिक साहस को जवाबदेही का सर्वोच्च रूप कहा गया है और चुनौतीपूर्ण प्रशासनिक वातावरण में सिविल सेवकों को किन नैतिक दुविधाओं का सामना करना पड़ता है? यहाँ प्रश्न किस पर है भाई? पहले तो नैतिक साहस थोड़ा-सा बता देना है आपको। नैतिक साहस होता है कि जैसे और बहुत प्रतिकूल परिस्थितियाँ भी रहती हैं, उस संदर्भ में भी आप क्या करते हो, उस संदर्भ में भी आप बिना अपने दायित्वों से हटे हुए, बिना अपने कर्तव्यों से पद से हटे हुए, मतलब जो भी आपके पद या दायित्व हैं, उनको आप नैतिकता के साथ अगर निर्वहन कर लेते हो, तो वही आपका नैतिक साहस कहलाता है। यानी कि अपने नैतिक मार्गों से आप विचलित नहीं होते हो, नैतिक मूल्यों से आप विचलित नहीं होते हो, चाहे जितना भय रहे, चाहे विरोध जितना भी रहे, चाहे दबाव रहे, चाहे राजनीतिक दबाव रहे आपके ऊपर, लेकिन उसके साथ ही अगर आप अपने कर्तव्यों को नैतिकता के साथ पालन करते हो, तो वो आपके भीतर नैतिक साहस है। इसमें एग्जाम्पल जैसे तुकाराम मुंडे का एग्जाम्पल हम पढ़ते ही हैं कि उनके ऊपर बहुत राजनीतिक दबाव रहता है और राजनीतिक दबाव रहते हुए भी वो कार्य करते हैं ईमानदारी से, और इसके चलते ही उनको ट्रांसफर का भी यह भी एक दबाव रहता है कि तुम्हारा ट्रांसफर कर दिया जाएगा ऐसी जगह पर, लेकिन उसके बावजूद वो नैतिक साहस दिखाते हैं। इसमें टीएन शेषन का उदाहरण दिया जा सकता है कि उन्होंने वह नैतिक साहस दिखाते हुए ही चुनाव आयोग या चुनाव में जो सुधार किया था। क्लियर? जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स किए थे इन्होंने, तो ये नैतिक साहस हो गया। अब नैतिक साहस की बात आती है कि अधिकारियों के सामने इतनी विपरीत परिस्थितियां रहती हैं, इसमें कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएं रहती हैं, तो नैतिक दुविधा पर क्लैरिटी होनी चाहिए आपके पास में। तो नैतिक दुविधा को लेकर देखो, ये सारी दुविधाएं हमें दिखाई देती हैं जब भी लोक सेवक के समक्ष आपकी विपरीत परिस्थितियां आती हैं। उन विकट परिस्थितियों में कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएं हैं? नैतिक दुविधा क्या होता है? जैसे 2 नैतिक मूल्य हैं आपके और दोनों नैतिक मूल्यों में यह कठिन हो जाता है कि किस नैतिक मूल्य का आपको चुनाव करना है, और दोनों ही आपके सामने जब ठीक रहें, ठीक है? दोनों ही कदम आपके लिए ठीक हैं, उसमें आप नहीं तय कर पाते हो जब कि आपको ये वाला कदम चुनना चाहिए, ये कदम, और दोनों ही सकारात्मक है भाई। नैतिक दुविधा का मतलब क्या है? नैतिक दुविधा का मतलब है 2 नैतिक मूल्य होंगे और 2 नैतिक मूल्यों के बीच में एक का चुनाव करना है, ये आपके सामने दुविधा है।
तो उस दुविधा के संदर्भ में ही आपके सामने यह पूछा गया है प्रश्न में कि वहां पर कौन कौन सी नैतिक दुविधाएं आ सकती हैं, किन किन रूपों में आ सकती हैं। जैसे सबसे पहले आप बताना है कि जो कर्तव्य को लेकर के, जैसे उस पद पर रहते हुए लोक सेवक का क्या कर्तव्य है और उसके व्यक्तिगत मूल्य, ठीक है, उसके कुछ व्यक्तिगत मूल्य हो सकते हैं। अब उसको अपने व्यक्तिगत मूल्य और अपने कर्तव्यों के प्रति में यह तय करना पड़ेगा कि भाई वहां क्या डिसीजन ले, जैसे उसके व्यक्तिगत मूल्य क्या है। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे सोमवंशी का एग्जांपल लेते हैं, सोमवंशी साहब का, उनके व्यक्तिगत मूल्य अपने परिवार के प्रति भी हो सकते हैं, ठीक है, तो परिवार के प्रति भी उनके व्यक्तिगत मूल्य हैं, साथ ही उनके कर्तव्य भी हैं, पद पर रहते हुए कर्तव्य हैं। तो उन्होंने क्या किया था कि पद पर रहते हुए अपने कर्तव्यों को ध्यान दिया था और अपने जो व्यक्तिगत हित है या व्यक्तिगत मूल्य है उसको उन्होंने नजरअंदाज किया, उसको उन्होंने किनारे रखा था और यहाँ पर डिसाइड किया था कि क्या उनके लिए जरूरी है। तो नैतिक दुविधा के अनुसार अक्सर कहा जाता है जब भी आप नैतिक दुविधा में हो तो अंतरात्मा की आवाज सुनी जाती है, यानी कि जब कहीं पर आप विधि आदि के माध्यम से स्पष्ट नहीं कर पाते हैं क्या निर्णय लेना चाहिए, तो वहां पर ये काम आती है आपकी अंतरात्मा की आवाज। तो अंतरात्मा की आवाज के आधार पर आप निर्णय ले सकते हो और सही निर्णय ले सकते हो। इसमें एग्जाम्पल आप सोमवंशी का दे सकते हो, जैसे सोमवंशी साहब ने क्या किया था, ये अधिकारी के तौर पर थे, बताया था ना, अपनी व्यक्तिगत एसी हटवा करके इन्होंने जो कुपोषित बच्चे थे उन कुपोषित बच्चों के लिए उपलब्ध करवाई थी, ठीक है। और फिर उच्च अधिकारियों का दबाव रहता है, देखो उच्च अधिकारियों का भी दबाव है, आपको पता है कि ऊपर से प्रेशर है, लेकिन उस प्रेशर के साथ में आपको ये पता है कि क्या करना सही है नैतिक रूप से, क्या गलत है। अब चूंकि प्रशासन में रहते हुए आपको क्या एक हायरार्की है उसको भी मेंटेन करना है, वह भी एक जिम्मेदारी है आपकी। और दूसरा ये भी पता है कि जो ऊपर से आदेश दिया जा रहा है वो गलत है, तो वहां आपके सामने एक नैतिक दुविधा है कि आपको क्या निर्णय लेना चाहिए, जो आपको ठीक लग रहा है वो निर्णय लेना चाहिए या आपका ऊपर से जो अधिकारियों का दबाव है उसके अनुसार निर्णय लेना चाहिए, ठीक है। ये दूसरी तरीके की नैतिक दुविधा आपको रहेगी जब प्रशासक के तौर पर। तीसरी सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित की, तो यहाँ देखो बढ़िया एग्जाम्पल सौम्या पांडे का है। व्यक्तिगत हित और सार्वजनिक हित, यानी कि जब वो कोविड के दौरान ड्यूटी कर रही थी सौम्या पांडे जी, तो अब उनके सामने व्यक्तिगत हित यह था कि परिवार को भी सुरक्षित रखना था कोविड में, और दूसरा था उनके पद पर रहते हुए हजारों लोगों को वहां पर, जिले के हजारों लाखों लोगों को वहां पर उन्हें सुरक्षित रखने की जिम्मेदारी भी उनके ऊपर थी। तो ये सार्वजनिक हित और व्यक्तिगत हित दोनों में टकराव रहेगा, डिसीजन लेने में कठिनाई होगी, लेकिन यहाँ चुना गया था सौम्या पांडे जी के द्वारा सार्वजनिक हित को, जहां पर बैठकर उन्होंने अपनी मातृत्व जो अवकाश थी उसको छोड़कर इन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन किया था। क्लियर। तो नैतिक दुविधा क्या हो सकती है और नैतिक दुविधा में कैसे लोक सेवकों ने कार्य किया, इसको उदाहरण के तौर पर समझा देना है, ठीक है। और वहां से आप भी क्या कर सकते हो, आप भी वहां से सीख सकते हो, सीखने के दौरान ही आप जब पद पर रहते हो उस पर आप उसको अनुपालित भी कर सकते हो, ठीक। फिर पारदर्शिता और गोपनीयता को लेकर के एक दिक्कत रहती है, जैसे भैया मान लो आरटीआई जैसे संस्थान है और वहां पर या किसी भी संगठन में आप हो, उसमें संगठन में क्या है, संगठन के प्रति जो नीतियां हैं उसकी उसका लोगों को जानने का अधिकार होता है, तो उसे बोलते हैं पारदर्शिता। यानी कि जो भी नीति लाई जा रही उसको जानने का अधिकार है जनता का, तो जनता को जानने का अधिकार है, इसी गुण को बोलते हैं पारदर्शिता। ये भी जरूरी है कि जनता को पता चले, राइट टू नो, उसके पास है भाई अधिकार है जानने का। दूसरी एक चीज और है कि संगठन की भी तो अपनी गोपनीयता होती है ना, तो उस संगठन की गोपनीयता भी बनानी है। तो एक दोहरा चैलेंज हो गया कि संगठन की गोपनीयता भी बनी रहे और जनता के लिए जो पारदर्शिता जैसा मूल्य है वह भी स्थापित हो सके। यहाँ पर लोक सेवक चिंता में रहता है, दुविधा में रहता है। तो इस नैतिक दुविधा में अच्छा एग्जाम्पल हमारे पास टीएन शेषन साहब का है। टीएन शेषन साहब ने जो इलेक्शन कमीशन है, चुनाव आयोग है, उसकी गोपनीयता को भी बनाए रखा और इसके साथ साथ जो पारदर्शिता के लिए उपाय किए जा सकते थे वो उपाय भी किए इन्होंने, है बढ़िया शानदार एग्जाम्पल। फिर निष्पक्षता और पक्षपात, यह भी एक तरीका है कि देखो निष्पक्ष रहकर भी काम करना है, और पक्षपात का मतलब होता है कि संगठन के प्रति जो दायित्व है उनमें रहते हुए ही जो वहां पर आपके लिए अधिकृत, जिन कामों के लिए आपको अधिकृत किया गया है उन संदर्भ में आपको अधिकृत रहते हुए, पक्षपातपूर्ण रहते हुए ही आपको कार्य करने की जरूरत होती है। और लेकिन जो निर्णय लो आप वो निष्पक्ष रह करके लो, ये एक बड़ी दुविधा है। फिर संसाधनों के प्रयोग को लेकर के, यानी कि जो संसाधन है, रिसोर्सेज है, यहाँ चिंता ये रहती है कि संसाधनों को लेकर के पहले आपको बोला जाता है कि इसका समतापूर्वक वितरण करना है, लेकिन समतापूर्वक वितरण में भी आपको ये ध्यान रखना जरूरी है कि किसको प्राथमिकता देनी है, किसको प्राथमिकता नहीं देनी है, यानी कि किसको दोयम दर्जे पर रखना है, ये आपको तय करना होता है। और ये कैसे आप तय करोगे, ये आप अंतरात्मा की आवाज से वहां देख करके चीजों को फिर निष्कर्ष निकालोगे, ठीक है। तो संसाधनों के प्रयोग के स्तर पर भी आप नैतिक दुविधा से जूझ सकते हो। फिर नैतिकता और बनाम कानूनी अनुपालन, यानी कि बहुत सारे ऐसे कानून होते हैं जो नैतिक रूप से आपको गलत नजर आएंगे। जैसे यहाँ खाप पंचायत के तौर पर आप देखते हो बहुत सारे कानून बने हुए हैं जिन्हें आपको पता है कि वहां पर नैतिक रूप से देखा जाए तो वो बिल्कुल गलत है। अब नैतिक रूप से गलत है तो वो कानून जो होते हैं, सोशल जस्टिस की जो अवधारणा है, सामाजिक न्याय की जो अवधारणा है, उसके विरुद्ध खड़े नजर आते हैं। तो वहां आपको निर्णय लेना होता है कि कैसे आप नैतिक मूल्यों के साथ में या नैतिक विकास के साथ में आप इस नैतिक दुविधा से बाहर निकलते हुए निर्णय लो। फिर नैतिकता बनाम सामाजिक दबाव, ये कैसे भैया, देखो बहुत सारी योजनाएं आती हैं, ठीक, एग्जाम्पल के तौर पर आप उन योजनाओं को जब इंप्लीमेंट करने जाते हो तो अब इंप्लीमेंट करने के दौरान जो भी वहां पर निर्धारित किया गया है लक्ष्य, उन लक्ष्यों पर आपके ऊपर एक सामाजिक दबाव रह सकता है। यानी वहां के जो क्षेत्रीय लोग रहते हैं ना,
वहाँ के क्षेत्रीय जनों का आपके ऊपर दबाव रहेगा। जब भी आप कोई भी स्कीम्स वगैरह कोई योजनाएँ लागू करने जाओगे, जैसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स हैं लैंड रिफॉर्म्स को लेकर के, या मान लो भैया लैंड एक्विजिशन को लेकर के बहुत सारे दबाव रहते हैं। अधिकारियों के पास ही वो दायित्व रहता है कि भैया कोई प्रोजेक्ट आया, जैसे डिफेंस कॉरिडोर ही आया झांसी के क्षेत्र में, तो वहाँ पर जो भूमि अधिग्रहण जैसे जैसे मामले होते हैं, वो भूमि अधिग्रहण के जैसे मामले निपटाने का अधिकार किसके पास होता है? वहाँ पर नियुक्त जो अधिकारी होता है। अब उस अधिकारी के ऊपर दबाव रहेगा, जैसे ही वहाँ पर जाएगा तो वहाँ पर जो क्षेत्रीय लोग हैं, जो क्षेत्रीय दबदबे वाले लोग रहते हैं, उनका दबाव रहता है। अब उस दबाव के साथ ही उसे नैतिक भी रहना है, साथ ही सरकार के द्वारा जो नीतियाँ लाई गई हैं उसको लागू भी करवाना है, और वहाँ रहने वाले लोगों का जो क्षेत्रीय दबाव है उसको कम करना है और संतुष्ट करना है उन्हें। ये एक नैतिक दुविधा का दबाव रहता है और इस संदर्भ में उसे कार्य करना होता है। क्लियर तरीके से समझ में आया? तो ये जो सामाजिक दबाव है, ये समझ में आया कि कैसे नैतिकता के विरुद्ध खड़ा होता है या इसके बीच टकराहट देखने को मिलती है। तो यही सारी नैतिक दुविधाएं, बोला ना कि लोक सेवक के समझ कौन-कौन सी नैतिक दुविधाएं रहती हैं। तो कौन-कौन सी भैया? उसके कर्तव्य और व्यक्तिगत मूल्य को लेकर के उच्च अधिकारी का दबाव, सार्वजनिक हित बनाम व्यक्तिगत हित के तहत उसके ऊपर दबाव, पारदर्शिता और गोपनीयता के मुद्दे पर नैतिक दुविधा है, निष्पक्षता और पक्षपात पर, संसाधन के प्रयोग को लेकर के किसको प्राथमिकता दी जाए, और नैतिकता बनाम कानून, यानी कि बहुत सारे कानून हो जो नैतिकता के विरुद्ध खड़े नजर आते हैं, और नैतिकता बनाम सामाजिक दबाव। इन मुद्दों पर, इन पहलुओं पर अगर आपने सोच लिया, और जितना देखो डिस्क्राइब जैसे किया जा रहा है ना, ऐसे आप 2-2 3-3 लाइन लिखोगे, आपकी वर्डिंग अगर 125 शब्दों में आएगा या 200 शब्दों में आएगा, क्योंकि आपको इंट्रोडक्शन के स्तर पर पहले समझा देना है। पहले तो आप नैतिक दुविधा को ही समझाओगे, वहां 25 से 30 शब्द चले गए, और जितना यहाँ डिस्क्राइब किया गया है 70-80 से शब्द यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद कंक्लूजन के स्तर पर भी तो 20-25 शब्द जाते हैं। तो इस आधार पर आप क्या कर सकते हो? इस आधार पर देखो 150 शब्दों के आसपास मटेरियल तैयार है, इसको कितना कम करना है, कितना बढ़ाना है। 180 शब्दों में ले जाना है तो बढ़ा देना है थोड़ा, और कम करना है तो 120-25 शब्दों में ले आना है इसी मटेरियल को। ठीक है, इस हिसाब से मटेरियल तैयार हो गया ये अपना, किस पर? नैतिक दुविधा पर। नैतिक दुविधा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस। अगला है भैया अंतरात्मा की आवाज। लो भैया, अंतरात्मा की आवाज तो हम इतनी बार कर चुके हैं। अंतरात्मा की आवाज क्या होती है भैया? जो हमें बताती है, जो हमारे भीतर से आवाज, जैसे सोर्स के स्तर पर हमें नैतिक रहने के लिए हमारे पास 2 सोर्स थे। एक तो बाह्य सोर्स था, एक आंतरिक सोर्स था। बाह्य सोर्स में हमारे पास क्या थे भैया? विधि थे, कानून वगैरह बनाए गए हैं, ठीक, समाज के द्वारा बहुत सारे नॉर्म्स स्थापित किए गए हैं, धर्म है हमारा, धर्म के आधार पर तय किया गया है। ये सब क्या है? ये सब बाहरी सोर्स होते हैं आपको नैतिक रखने के लिए। लेकिन जब ये कोई सोर्स काम नहीं करते हैं, ठीक है, जहां पर कोई डिसीजन ले नहीं पाते हैं हम, ना कानून के अनुसार ना समाज के अनुसार, तो वहां काम आता है ये चौथा वाला हमारा सोर्स, जिसे हम बोलते हैं अंतरात्मा। तो ये अंतरात्मा की वकालत करते थे गांधी जी। आपने सुना होगा कि गांधी जी भी बोलते थे कि हमें अंतरात्मा के आधार पर ही नैतिक मूल्यों का निर्धारण करना चाहिए, क्योंकि ये सब चीजें क्या होती हैं? विधि जो होता है, जैसे कानून को लेकर गांधी जी का मानना था कि कानून जो होता है ना, एक दबाव महसूस कराता है। मतलब अगर कोई आदमी नैतिक है ना, और विधि के माध्यम से वो नैतिकता का अगर उसका आकलन किया जाएगा, तो ये देखो तुम कि विधि के माध्यम से उसके ऊपर एक दबाव है, मतलब एक प्रेशर में रहते हुए। जैसे नैतिक वास्तव सही मायने में कौन नैतिक हो सकता है? इसको एक एग्जांपल से समझना है ना, तो हम देखते हैं रेड लाइट है जैसे, ठीक है। अब रेड लाइट को लेकर के जो कानून बना हुआ है, वो कानून क्या है कि आप रेड लाइट क्रॉस करोगे तो आपका चालान हो जाएगा। तो एक उसके ऊपर प्रेशर है ना कानून का, उस कानून के चलते वो दबाव में नैतिक है, ठीक है। वो एक प्रेशर फील कर रहा है, इसलिए वो नैतिक व्यवहार कर रहा है। और अगर वो बिना किसी दबाव के अगर नैतिक है, ठीक है, जैसे चालान नहीं हो रहा है, ठीक है। रात देखो, जैसे रात को लाइट है, रात को लाइट का क्या होता है, रात को मोस्टली रेड लाइट और ग्रीन लाइट का कोई प्रेशर नहीं रहता है, और रेड लाइट ग्रीन लाइट होती रहती है, लेकिन उसको अनुपालन नहीं किया जाता है। यहाँ पर दिल्ली में भी फ्री रहता है, बहुत सारी लाइट्स हैं, लेकिन फिर भी यहाँ समझो कि जो फ्री भी रहती है, फिर भी अगर उसके भीतर कोई दबाव नहीं है चालान जैसा, तो वो देखेगा कि जहां भी रेड लाइट है तुरंत रुकेगा और वेट करेगा। वेट करने के बाद में वो जैसे ही ग्रीन होगी फिर चलना शुरू करेगा। तो यहाँ है वो अंतरात्मा के आधार पर नैतिक है, ना कि किसी चालान के भय से, ना कि किसी विधि के भय से। तो गांधी जी इसी चीज की वकालत करते थे। तो अंतरात्मा की आवाज आप समझ गए होंगे क्या होती है। साथ ही अब ये लोक सेवक के लिए भी इसको अपने निजी जीवन में अपनाने से क्या इसका फायदा हो सकता है अंतरात्मा की आवाज से? तो अंतरात्मा की आवाज लेने से देखो वो एक नैतिक निर्णय ले पाएगा। जैसे नैतिक दुविधा की कोई समस्या होगी, उस दुविधा के समय क्या होता है भैया, दुविधा के समय जब कानून आदि के आधार पर नहीं तय कर पाता है, तो फिर वो अंतरात्मा की आवाज से पीछे समझा ना निर्णय लेता है, फिर निष्पक्ष होकर के ईमानदारी के साथ कार्य करेगा। अब एक बात समझ लो, अंतरात्मा की आवाज जैसे आपने देखा, तो हमने जो भी बुनियादी मूल्य पढ़े थे ना, कौन से बुनियादी मूल्य थे? वस्तुनिष्ठता, जवाबदेहिता, ठीक है, गैर पक्षपात, गैर तरफदारी, ये सारे क्या थे? ये सारे उसके नैतिक मूल्य थे। वस्तुनिष्ठता, तो सत्यनिष्ठा, तो ये सारे नैतिक मूल्यों के अनुसार वो कार्य करना शुरू कर देगा। बस इन्हीं पर ही लिखना है कि जैसे भैया अंतरात्मा के आधार पर वो नैतिक रहेगा व्यक्ति। अब क्या होता है अंतरात्मा की आवाज, और गांधी जी के द्वारा क्या वकालत की जाती है, ये बताते हुए फिर जैसे ही वो व्यक्ति नैतिक रहेगा अपने जीवन में, तो सारे जितने नैतिक मूल्य हैं, चाहे निष्पक्ष ईमानदारी, चाहे सत्यनिष्ठा के साथ, चाहे जनता के प्रति सेवा का भाव, समर्पण है ना, जब जनता के प्रति जो भी नीतियां, इनके प्रति समर्पण का भाव, ये भी बुनियादी मूल्य था। या फिर अनैतिक दबाव जितने रहते हैं उसके ऊपर उसका विरोध करेगा आसानी से। और ये देखो सहानुभूति और करुणा का विकास, मतलब बिल्कुल इसमें आंख बंद करके आप इसको, अगर आपको बुनियादी मूल्य पता हो गए, तो आपको अपनी भाषा में, जैसे यहाँ प्रश्न कह रहा है, अब प्रश्न की डायरेक्शन पर चलना है, शुरुआत देनी है, शुरुआत देने के बाद आपको पता है कि जो इंग्रेडिएंट है वही सब है, बस घुमा फिरा करके आपको एग्जांपल्स याद रहने चाहिए। जैसे
रोशन जैकब का आपने एग्जांपल सहानुभूति वाले मामले में, ऐसे तो बहुत सारे हमने एग्जांपल देख रखे हैं सहानुभूति करुणा के मामले में, चाहे बोधिसत्व का एग्जांपल यहाँ पर डाल सकते हो, अधिकारी का डालना है तो आईएएस रोशन जैकब का डाल सकते हो। जब लखनऊ में आईएएस ऑफिसर थी, तो जैसे ही वहां पर अर्बन फ्लड आता है, तो खुद ही इन्होंने कर्मचारियों के साथ नाले में उतर करके जांच कार्य करना शुरू कर दिया था, ठीक है। और या फिर टीएन सेशन साहब का, इतने एग्जाम्पल हम लोग कर चुके हैं डिस्कस। जिसका एग्जाम्पल जहां पर आ रहा है याद आपको, जिस बुनियादी मूल्य के साथ में उसका एग्जाम्पल लिखना है, और जो बुनियादी मूल्य है, बुनियादी मूल्यों का ही विकास आपको होता हुआ दिखाई देगा जब अंतरात्मा के अनुसार कार्य किया जाएगा। लोक सेवक के द्वारा जब भी कर्तव्यों का, अपने कर्तव्य निर्वहन के समय अंतरात्मा की आवाज को भी ध्यान में रखा जाएगा, तो आपको बता देना है, ठीक है। और केवल अंतरात्मा की आवाज पर भी कार्य नहीं किया जाता है, ठीक। अंतरात्मा के साथ में अंत में आपको बताना है कि विधि और इसके साथ बाह्य जो स्रोत होते हैं, इनके बीच संतुलन रखते हुए कार्य करना चाहिए अधिकारी को, ठीक है। तभी आप सुशासन की स्थापना या नैतिक प्रशासन की स्थापना कर सकते हो। क्लियर, समझ में आ गया? समझ में आया तो फिर आगे बढ़ते हैं। अब अगला है प्रश्न शासन में जवाबदेही। अब जवाबदेहिता भी हम कर चुके हैं, पीछे जब मूल्य किए थे उसमें इसी से निकल करके बहुत सारे ता आ रहे थे, जैसे वस्तुनिष्ठता था, सत्यनिष्ठता था आपका, और जवाबदेहिता था, उत्तरदायित्व है, ठीक है, या समयबद्धता है, वचनबद्धता है, ये सब ता क्या है? ये सब उसके मूल्य ही तो है। तो बोले देखो इसी में एक जवाबदेहिता है। अब शासन में इस जवाबदेही का क्या महत्व है, इसके लिए आपको जवाबदेही का मतलब पता होना चाहिए। जवाबदेही का क्या मतलब होता है? देखो लोक प्रशासक के रूप में जब आप रहोगे, तो लोक प्रशासक के रूप में जो आपकी अकाउंटेबिलिटी है पद पर रहते हुए, जैसे आप मान लो आबकारी अधिकारी हो, ठीक है। अब भैया आप आबकारी अधिकारी हो, तो आबकारी अधिकारी के पद पर रहते हुए आपकी जिम्मेदारी क्या होती है? अगर कोई लिक्विड पॉलिसी को लेकर के अगर कोई भी दिक्कत आती है, कोई भी अगर कठिनाई देखने को मिलती है, या फिर कोई घोटाला ही आता है छोटा-मोटा पकड़ा जाता है, तो वहाँ जवाबदेही किसकी होनी चाहिए? वहाँ जवाबदेही उस पद पर व्यक्ति नियुक्त जो उच्च अधिकारी है उसकी रहनी चाहिए। तो उसे जवाबदेहिता का मतलब ये होता है कि जहाँ वो स्वीकार करता है कि हाँ, हमसे अपने दायित्व के निर्वहन के समय यह गलती हुई और ये हमारी जवाबदेही थी, ठीक है, इस संदर्भ में हमारी जवाबदेही बनती है, तो उसको स्वीकार्यता होनी चाहिए। यही उसकी जवाबदेहिता होती है, ठीक है। और उसका उद्देश्य क्या होता है? शासन को, सरकार को, या शासन सरकार के मध्य शासन प्रशासन को जवाबदेही और जनता के प्रति जिम्मेदार, पारदर्शी बनाया जाए। क्लियर? ताकि कोई भी भ्रष्टाचार जैसी नीति आगे देखने को ना मिले, चाहे नीति निर्माण के स्तर पर हो, चाहे नीति क्रियान्वयन के स्तर पर हो। यही देखो जवाबदेहिता का मतलब होता है। अब इसमें उदाहरण अपने पास बहुत बेहतरीन उदाहरण था सतीश धवन साहब का, हमने पढ़ा भी था। सतीश धवन साहब का एग्जाम्पल क्या था? सतीश धवन साहब के एग्जाम्पल में हमने देखा था ना कि रोहिणी जो मिशन था जब फेल होता है, तो आकर के वो अकाउंटेबल इसके लिए किसको चाहते? तो भाई अगर अगर ऐसा प्रशासक कोई रहे जो जवाबदेहिता का गुण जिसके भीतर नहीं होगा, तो वो सीधा बोलेंगे कि भाई जो ये प्रोजेक्ट को देख रहे थे इसमें हम अकाउंटेबल नहीं है, सारे के सारे। और उन्होंने जवाबदेहिता किसके ऊपर? खुद ही अपने ऊपर ले ली कि इसका फेल होने के लिए जवाबदेह कौन? मैं। और जब पास होता है वो मिशन, तो उसके लिए जवाबदेही उन्होंने टीम को देना शुरू किया, ठीक है, पूरे टीम को, या एपीजे अब्दुल कलाम साहब को दिया उन्होंने। तो ये बढ़िया एग्जाम्पल है जवाबदेहिता का। अब इसमें जवाबदेही का महत्व क्या होता है? शासन में आपको बताना होगा कि जवाबदेही अकाउंटेबल का क्या महत्व होता है। भाई सारे गुण वही बताने को, रटना ही नहीं है कतई। जैसे भ्रष्टाचार पर नियंत्रण लगेगा, ठीक है, लोकतंत्र हो गया, नीति निर्माण के स्तर पर हो गया, न्यायिक और जवाबदेही शासन की स्थापना होगी, ठीक है, या पारदर्शी, या आपको समयबद्धता दिखाई देगी। मतलब जितने आपको बुनियादी मूल्य, अब इसमें ये नहीं कि रटने में जुटे हुए हो एकदम, जो लिखा हुआ है रटना नहीं, केवल समझना है कि जवाबदेहिता, जैसे प्रश्न आया है यहाँ पर जवाबदेही शासन के बारे में बताना है, तो एक गुण इन्होंने पूछ दिया, एक बुनियादी मूल्य के बारे में इन्होंने पूछ दिया यहाँ पर। अब इसके द्वारा जैसे ही जवाबदेहिता समझाओ, और जवाबदेहिता में उदाहरण एक दिया आपने, अब इसके महत्व जैसे पूछे कि इससे क्या फायदा होने वाला है, बोले जितने बचे हुए बुनियादी मूल्य हैं, जितने बचे हुए बुनियादी मूल्य हैं, वो सब आपको फलते फूलते एकदम शानदार तरीके से दिखाई देंगे, वही सब बताना है। और उसी में हमारे पास जो एग्जाम्पल्स हैं प्रशासकों के, वो एग्जाम्पल्स डाल देने हैं, ठीक है, क्लियर। और आखिरी में सुशासन की स्थापना कर देनी है, ठीक। और कहीं कहीं पर जहां मौका मिले वहां पर सुशासन सूचकांक भी डाल देना है, तो सुशासन सूचकांक भी याद कर लेना है, उसमें भारत की स्थिति क्या है, ठीक। तो इस तरीके के प्रश्नों पर कुछ देखो इंट्रोडक्शन के स्तर पर अपने पास चीजें होनी चाहिए, और कुछ आपके पास कंक्लूजन के स्तर पर पता ही है क्या लिखना है। आखिरी में जाकर के नैतिक प्रशासन या सुशासन की स्थापना कर देनी है, या फिर सेकंड एआरसी को कोट कर देना है, या सेवोत्तम मॉडल को कोट कर देना है, ठीक। ये सब बहुत फिक्स पैटर्न है। इन सब फिक्स पैटर्न पर आपके पास कंक्लूजन के स्तर पर यही शब्द यूज करने हैं। और बेसिक बीच वाला भी बता दिया। देखो इस तरीके के प्रश्न किसी भी बुनियादी मूल्य पर आता है, किसी भी बुनियादी मूल्य पर आता है, पहले उसको डिस्क्राइब करना, उस पर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी होनी चाहिए कि बस शुरुआती दौर में केवल उसको बताना है। उसके बाद जितने बुनियादी मूल्य आपने रटे हुए हैं, 8 से 10 पता है, तो 7 से 8 पॉइंट आपके पास हो गए, और इतना स्कोप रहेगा लिखने के लिए, इससे ज्यादा स्कोप नहीं रहता है। अब आगे बात करते हैं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर फंडिंग से जुड़े हुए कौन से नैतिक मुद्दे हैं। यानी कि भैया जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, यहाँ पर कौन कौन से मुद्दे हैं जो निकल के सामने आते हैं। इंटरनेशनल फंडिंग का मतलब समझ रहे हो ना? जैसे देखो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर विकासशील देशों को आर्थिक सहयोग के लिए फंडिंग की जाती है, और इस फंडिंग के लिए एक संस्था के रूप में एग्जांपल समझते हैं, जैसे आईएमएफ है,
ठीक है, IMF के द्वारा जो लोन दिया जाता है, उसमें बहुत बढ़िया एग्जांपल लेना है। तो 1991 के समय जो भारत की स्थिति रही थी ना, तो उससे इंटरनेशनल फंडिंग के समय जो दिक्कतें आती हैं ना, समस्याएं आती हैं, वो हो चुकी हैं हमारे साथ। क्या होती है देखो, इंटरनेशनल फंडिंग के स्तर पर जब भारत जाता है और लोन की मांग करता है, तो वहां पर क्या किया जाता है, भारत से यहाँ पर IMF के द्वारा कहा जाता है कि हम तुमको दे देंगे पैसा, हम तुमको भैया पैसा दे देंगे, लेकिन दिक्कत ये, समस्या ये है कि जो हम बताएंगे शर्तें, कुछ शर्तों के साथ देंगे। उन शर्तों पे आपको अपनी इकोनॉमी को ओपन करना पड़ेगा, FDI की अनुमति देनी पड़ेगी, ठीक है, और अपने पैसे की वैल्यू को गिराना पड़ेगा, मूल्यन करना पड़ेगा। ये सब शर्तें थोप दी गई। ये सब शर्तें थोपने का मतलब क्या होता है, शर्तें थोपने का सीधा मतलब है कि आपकी संप्रभुता का उल्लंघन होगा, यानी कि IMF के द्वारा या वर्ल्ड बैंक के द्वारा आपकी सोवरेनिटी है उसको बाधित किया जाता है। इसका और बढ़िया एग्जांपल लेना है तो श्रीलंका में जो हम्बन टोटा के मामले में क्या हुआ था, चीन ने वहां पर फंडिंग की, या चीन जो भी आपकी चेकबुक डिप्लोमेसी आप देखते हो जिसके तहत वो लोन प्रोवाइड कराता है, सॉफ्ट लोन देता है, वो इतने भारी मात्रा में लोन दे देता है किसी भी कंट्री को, क्योंकि जानता है इतनी बड़ी मात्रा में उसको वित्तीय दे दो, पैसा दे दो, फंडिंग कर दो कि वो चुका ही नहीं पाएगा वापस, उसकी जिंदगी निकल जाएगी उसका लोन चुकाने में ही। तो इसी आधार पर चीन के द्वारा भी ये चेकबुक डिप्लोमेसी जो अपनाई जाती है, तो ये यही है चेकबुक पॉलिसी चीन की। अब चेकबुक पॉलिसी के तहत भी वो क्या करता है, उसकी सोवरेनिटी को बाधित करता है, उसका उल्लंघन करता है। इसको चाहे अफ्रीकी कंट्री में चीन को देख लो, चाहे चीन ने श्रीलंका के क्षेत्र में जो किया उसको समझ सकते हैं। दूसरा जो पारदर्शिता और भ्रष्टाचार के मामले में देखो भैया, जो भी जैसे पारदर्शिता, एक वित्तीय फंडिंग जो इंटरनेशनल फंडिंग होती है, इसका एक नुकसान और देखने को मिलता है। एक तो हमने देखा सोवरेनिटी वाला, इसका एग्जांपल हमने समझ लिया भारत और चीन के संदर्भ में जो हुआ है। भारत में 1991 में जो हुआ था और चीन के संदर्भ में हुआ था जो ये श्रीलंका वाला केस हुआ या अफ्रीका वाला केस हुआ, ठीक है, दोनों को समझा। उसके बाद में इसके आगे है पारदर्शिता और भ्रष्टाचार का मामला। ये कैसे दिखाई देता है, इसका बहुत बढ़िया एग्जांपल वर्तमान में अभी आपने न्यूज सुनी होगी कि जो इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध हो रहा है ना, तो गाजा में, अब गाजा के क्षेत्र में क्या हो रहा है, बहुत भूखमरी की समस्या बढ़ी हुई है। अब इसी भूखमरी के क्षेत्र में क्या भैया, भूखमरी के समस्या में एक एग्जांपल अभी आया था कि पार्ले जी का रेट जो है 2400 रुपया हो गया है। मतलब एक फादर ने उसको ट्वीट किया था कि मेरे बच्चे को भले ही पार्ले जी की जरूरत पड़ जाए, भले 2400 रुपए का पड़े पार्ले जी का पैकेट, लेकिन मैं उसको खिलाऊंगा। तो बोले पार्ले जी जो यहाँ 4-5 रुपए मिलता है, वहां 2400 का मतलब वहां भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ चुका है। जबकि भारत के द्वारा जो यहाँ ह्यूमैनिटेरियन एंगल पर मदद की जा रही है, उसके माध्यम से उसको फ्री ऑफ कॉस्ट उसको पार्ले जी दिया जा रहा है। लेकिन देखने को क्या मिला, देखने को मिल रहा है कि वह जो भी एड यहाँ से दी जाती है, जो भी एड यहाँ से प्रोवाइड कराई जा रही है, वो वहां मौजूद लोगों की भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ जा रहा है, ठीक है। साथ ही जो पाकिस्तान को पैसा IMF के द्वारा अभी दिया गया, इसको समझ सकते हैं, वो पैसा आतंकवाद के लिए पोषित किया जाता है, ठीक है। वो पाकिस्तान क्या कर रहा है, मांगता किस लिए है कि हमारे यहाँ पर देखो स्थिति कितनी खराब है, कृषि को संकट है, जलवायु जो क्लाइमेट चेंज के चलते हमारे किसान बहुत बुरी तरीके उनकी स्थिति है, इनके लाभ के लिए वो पैसा मांगता है, ठीक है, ये दिखाता है। लेकिन वो पैसा लगाता कहाँ है, टेररिज्म को पोषित करने के लिए, टेररिज्म की फंडिंग करने के लिए, टेरर फंडिंग में पैसा लगाता है। तो बोले देखो ये इंटरनेशनल फंडिंग के नुकसान है। दूसरा, ये कुछ नैतिक मुद्दे हैं, समझने की जरूरत है कि कौन कौन से नैतिक मुद्दे अपने पास। एक तो सोवरेनिटी वाला, दूसरा पारदर्शिता और भ्रष्टाचार की भेंट जो चढ़ता है, तीसरा भाई सांस्कृतिक और सामाजिक मूल्यों का प्रभाव पड़ता है। देखो बहुत सारे एनजीओ हैं जिनके माध्यम से क्या किया जाता है, फंडिंग तो की जाती है, लेकिन इस फंडिंग के बाद यहाँ दिक्कत ये रहती है कि हमारे यहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी है ना, इंटरनल सिक्योरिटी को भी बाधित किया जाता है, और हमारे यहाँ के जो कल्चरल वैल्यूज है उस पर बुरा प्रभाव देखने को मिलता है। अब इसमें एग्जाम्पल अजीत डोभाल साहब का एग्जाम्पल आप दे सकते हो कि एनजीओ आदि का प्रयोग जो इंटरनेशनल फंडिंग के लिए किया जा रहा है, और इंटरनेशनल फंडिंग के लिए यहाँ ऐसा नहीं है कि यहाँ के सांस्कृतिक विकास के लिए लोग करते हैं, किस लिए करते हैं, यहाँ के सांस्कृतिक विचारधारा को प्रभावित करने के लिए करते हैं। और जैसे प्रभावित करते हैं तो हमारे यहाँ की जो इंटरनल सिक्योरिटी है इसके लिए भी एक बाधा बनते हैं ये ढेर सारे एनजीओ, ठीक है। बहुत सारे एनजीओ पर इसलिए बैन भी लगाया गया। क्लियर, तीसरा समझ में आया, इंटरनेशनल फंडिंग का एक जरिया बना के रखा है एनजीओ को, और एनजीओ के माध्यम से कैसे वो हमारी इंटरनल सिक्योरिटी तक को बाधित करते हैं। फिर लास्ट दिया हुआ कर्ज का बोझ। अब जिस भी कंट्री के द्वारा फंडिंग ली जाएगी उसको चुकाना भी तो पड़ेगा, तो इसी बोझ के तले दबा हुआ है पाकिस्तान, और इसी बोझ के तले देखो दब गया है श्रीलंका, जिसको 99 सालों के लिए हम्बन टोटा द्वीप अपना सौंपना पड़ गया। क्लियर हुआ इंटरनेशनल फंडिंग से क्या क्या नुकसान हो सकते हैं, और इस नुकसान के चलते ही आपको अंततः क्या करना चाहिए, आपको अपने यहाँ पर ही क्षमता निर्माण का, कैपेसिटी बिल्डिंग का कार्य करना चाहिए, ताकि आपको न्यूनतम से न्यूनतम लोन उठाना पड़े और मैक्सिमम से मैक्सिमम अपने यहाँ प्रोड्यूस कर सको। इस संदर्भ में भारत में भी देखो लोन को कम करने के संदर्भ में क्या किया जा रहा है, बहुत सारे प्रयास है, जैसे आत्मनिर्भर भारत आप बताओ, मेक इन इंडिया बताओ, ये सारी कोशिशें क्या बताती हैं, भारत को आत्मनिर्भर बनाएंगी ताकि भारत कम से कम लोन उठा करके दोबारा 1991 जैसी स्थिति में ना जाए, ठीक है। इसी आधार पर प्रयास सारे देशों को करने चाहिए ताकि उनकी अपनी संप्रभुता भी बची रहे। क्लियर हो गया, ये क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं अगला। तो सिविल सेवा में देखो प्रासंगिकता पर है, अनुशासन को लेकर के पूछा गया है, सेवा भाव, अंतरात्मा, ये देखो रिपीट होंगे बहुत सारे मूल्य। अनुशासन को लेकर के क्या होता है, देखो भाई अनुशासन को लेकर जैसे सिविल सेवकों के भीतर जन कल्याण के लिए यह गुण बहुत जरूरी होते हैं। और अनुशासन होता क्या है, जब आप नियमों का जो भी रूल्स रेगुलेशंस बनाए जाते हैं
उन नियमों का पालन करते हुए, उन कानूनों का पालन करते हुए अपने जिम्मेदारियां जो नैतिक दायित्व हैं या सार्वजनिक जो दायित्व है उनका अनुपालन करना शुरू करते हो। ठीक है, तो आप क्या हो, तो आप अनुशासित जीवन जी रहे हो, और अनुशासित जीवन के संदर्भ में सिविल सेवा में इसका फायदा होता है। एक तो रूल ऑफ लॉ है ना, बोलते हैं ना कि रूल ऑफ लॉ। जबकि गांधी जी देखो इस चीज का क्या विरोध करते थे कि विधि के अनुसार किसी व्यक्ति के भीतर नैतिकता है तो वास्तविक नैतिकता नहीं है, छद्म नैतिकता है। सही मायने में नैतिकता होती है जब व्यक्ति अंतरात्मा के आधार पर नैतिक हो, लेकिन फिर भी सिविल सेवा में हमने बताया ना संतुलन के आधार पर कार्य करना होगा। तो कानून व्यवस्था, रूल ऑफ लॉ भी जरूरी है, नहीं तो फिर लोग अराजक हो जाएंगे। ठीक, गांधी जी की विचारधारा भी यूटोपियन लगती है, क्योंकि जब तक आप किसी तरीके का डेटरेंस नहीं रखोगे तब तक आप समाज में अराजकता दिखोगे। अभी लोगों के भीतर इतनी अवेयरनेस नहीं, अभी थोड़ा खुला छोड़ दिया जाता है तो लूट मार मचा देते हैं। ठीक है, अब अभी अगर बिल्कुल आप कानूनी रूप से उन्हें मुक्त कर दोगे तो अराजकता फैल जाएगी समाज में, इसलिए दोनों में संतुलन बनाना बहुत जरूरी है। और इसके चलते जब आप अनुशासित रहोगे तो आप देखो रूल ऑफ लॉ को भी मानोगे, और दूसरा नैतिकता, निष्पक्ष भी रहोगे, न्यूट्रल रहोगे, भ्रष्टाचार जैसी चीजें नहीं दिखाई देंगी, अच्छी कार्य संस्कृति दिखाई देगी, कार्य नियमितता, समयबद्धता, प्रशासनिक दक्षता। यार ये पॉइंट बोलते बार बार देखो आपको भी समझ में आ गया होगा, ये पॉइंट्स को बार बार नहीं बोलना है, केवल आपको अनुशासन को समझ लेना है। अनुशासन क्या होता है, सेवा भावना पता है आपको क्या होता है, कि जो कमजोर वर्गों के प्रति आपका सहिष्णुता का गुण होना चाहिए, सहानुभूति का गुण होना चाहिए, या आपका जो करुणा का भाव होना चाहिए, और यही आपका सेवा भाव कहलाता है। और इस सेवा भाव के बाद आपको प्रासंगिकता जब लिखनी होगी तो जितने और सारे मूल्य हैं आपको दिखाई दे रहे हैं, वो सारे मूल्य आपको यहाँ पर क्लियरली नजर आएंगे। चाहे भ्रष्टाचार खत्म होता दिखाई दे, चाहे मानवाधिकारों की रक्षा हो, चाहे बाहरी दबाव, राजनीतिक दबाव कम होता दिखाई दे। ठीक, समझ में आया? तो अब इसको समझ लें। अब इसको क्या है, अब आपकी इस पर समझ बननी चाहिए। अब ये नहीं है एकदम कि एक एक लाइन बाई लाइन आपको यहाँ पर समझनी पड़े, आपकी समझ हो गई। समझ के साथ ये क्लियर हो गया कि आपको जब भी किसी को आप डिस्क्राइब करना होगा, किसी भी मूल्य को, उस मूल्य को डिस्क्राइब करने के दौरान आपको अब दिक्कत दुविधा इसलिए नहीं आएगी क्योंकि हर हर एक टॉपिक पर आपने कॉन्सेप्चुअली अपनी क्लैरिटी बना ली है। क्लैरिटी बना ली है तो ये समझ में आ गया है, जैसे एक मूल्य डिस्क्राइब करने को आया 30-40 शब्द लिखने के बाद फिर वही अपना जो सिलेबस रटा हुआ है उसके मूल्य हमें, और उसी सिलेबस में रटे हुए मूल्यों के आधार पर उनके बारे में लिखना है सकारात्मक, और सकारात्मक लिखने के साथ हमारे पास जो एग्जांपल्स हैं उन एग्जांपल्स को आपको कोट कर देना है, अपना आंसर हो जाएगा ऐसे कंप्लीट। ठीक है, अब होता है वे कौन सी परिस्थितियां हैं जो व्यक्ति को सत्यनिष्ठ बनाती हैं, या सॉरी सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह पैदा करती है। देखो, सत्यनिष्ठा के बारे में संदेह पैदा करने से पहले एग्जामिनर को ये बता दो सत्यनिष्ठता होती क्या है। तो या तो नोलन कमेटी के अनुसार जो हमने परिभाषा पढ़ी थी, पद और दायित्व पर रहते हुए विश्वास और ईमानदारी से अपने है ना निर्वहन किया जाता है जिसके द्वारा, व्यक्ति के द्वारा, तो वो होता है सत्यनिष्ठा। या तो ये परिभाषा, तो या फिर मनसा वाचा कर्मणा के आधार पर हमने दूसरी देखी थी कि मनसा वाचा कर्मणा यानी जो मन में है वही वाणी में है, वही उसके कर्तव्य में है, वही व्यक्ति आपका सत्यनिष्ठ कहलाता है। ठीक है, और ये आपने फिगर बना दिया, तो सत्यनिष्ठा को आपने पहले परिभाषित कर दिया। अब सत्यनिष्ठा को परिभाषित करने के साथ पूछा जा रहा है कि कौन कौन सी परिस्थितियां ऐसी दिखाई दे रही है जिसके चलते आपको आपके मन में संदेह होता है कि भैया ये सत्यनिष्ठ है भी या केवल दावा करता है। तो सत्यनिष्ठ के आधार पर सबसे पहले उसकी देखो संपत्ति, जैसे आय से ज्यादा अगर उसकी संपत्ति दिखाई दे रही, कोई अधिकारी है, ठीक है, अभी देखो सत्यनिष्ठा का ये आय से ज्यादा संपत्ति या भ्रष्टाचार के मामले में, हाँ चलो उसको देखते हैं। अभी जैसे आय से ज्यादा जब संपत्ति रहती है तो कोई अधिकारी है जिसकी मान लीजिए 80,000 तनख्वाह होती है, लेकिन उसके पास में लग्जरी गाड़ियां दिखाई दे रही हैं, उसका बंगला दिखाई दे रहा है, और जितने खेत आसपास के हैं सब खरीद लिए हैं, तो आपका संदेह जाएगा ना कि यह व्यक्ति, इस व्यक्ति के भीतर इंटीग्रिटी अगर होगी तो बताओ इंटीग्रिटी से काम करने वाला क्या इतना लग्जरियस लाइफ जी पाएगा? नहीं जी पाएगा ना, क्योंकि जितना सरकार दे रही है उस दिए हुए सरकार के द्वारा जो भी उसके लिए कर्तव्य पद के अनुसार जो उसको चीजें दी जा रही है, जितना उसको पे किया जा रहा है उसके अनुसार वो जिएगा, तो उसके अनुसार जिएगा तो ना तो लग्जरियस लाइफ, ना उसके पास विदेशी यात्राएं इतनी लगातार रहेंगी, ना उसकी उस तनख्वाह के आधार पर अगर देखा जाए। तो पहला संदेह यहाँ पर जाएगा उसकी आय से ज्यादा संपत्ति देखकर। ठीक है, दूसरा है भैया न्यूट्रलिटी और निष्पक्षता में कमी दिखाई देगी। जैसे एग्जांपल इसमें हर्षद मेहता का जो घोटाला हुआ, ठीक, इसमें प्रशासनिक जो अधिकारियों के साथ मिलकर के जो घोटाला किया गया था, यहाँ बताना है कि निष्पक्षता की कमी, न्यूट्रल रहते हुए, या आप किस आधार पर, क्यों? क्योंकि वो लाभ कमाने के उद्देश्य थे। अगर सत्यनिष्ठ रहेगा व्यक्ति तो क्या भाई वो निष्पक्ष नहीं रहेगा? बिल्कुल रहेगा, लेकिन जब नहीं सत्यनिष्ठ रहेगा तो निष्पक्षता की उसके भीतर कमी दिखाई देगी। भ्रष्टाचार के उसके ऊपर आरोप लगेंगे। अब भ्रष्टाचार में देखो एक मध्य प्रदेश के अधिकारी हुए सज्जन सिंह, जिनके ऊपर सरकारी जमीन कारोबारियों में बांटने का आरोप लगाया गया, और कारोबारियों को जब वो जमीन देंगे सरकारी तो स्वाभाविक बात है क्या करेंगे, वहां से पैसा लेंगे, और पैसा लेंगे तो सत्यनिष्ठता बची उनके भीतर? नहीं बची। या भी एक एग्जांपल चिकमा करके हैं जो भी 2022 के शायद वो आईएएस अधिकारी थे, जो उड़ीसा में लेटेस्ट एकदम अभी एग्जांपल है, जो भ्रष्टाचार के मामले में घूस लेते हुए पकड़े गए हैं, 10 लाख के आसपास शायद घूस मिली हुई है। ठीक है, तो उनका एग्जांपल भी आप चाहो तो डाल सकते हो। ठीक, उसके बाद में राजनेता और माफियाओं का गठजोड़ दिखाई देता है। ठीक है, बहुत सारे आपने देखे होंगे जो राजनेता हैं, जैसे जयशंकर दुबे हैं, इनका उदाहरण आप डाल सकते हो, जहां राजनीतिक दलों के पक्ष में कार्य करते हुए दिखाई देते हैं। कई सारे अधिकारी हैं, जबकि क्या बोला जाता है, आप जो है इम्पार्शलिटी के साथ काम करोगे, नॉन पार्टिसनशिप के साथ काम करोगे, यानी कि आपके ऊपर कोई भी राजनीतिक विचारधारा का प्रभाव नहीं दिखाई देना चाहिए। ठीक है, और ये विचारधारा आपके भीतर तभी आएगी
ये चीजें आप तभी अनुपालन कर सकते हो इनका, जब आप सत्यनिष्ठ रहोगे। और आप अगर किसी पार्टी के प्रति, किसी भी राजनीतिक पार्टी के प्रति या उस राजनीतिक पार्टी से जुड़े हुए माफिया के प्रति अगर आपका झुकाव दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है भैया इंटीग्रिटी आपके अंदर मर चुकी है। फिर गोपनीयता में कमी होती है। गोपनीयता में कमी के आधार पर देखो कि हनी ट्रैप का बहुत सारे अधिकारी शिकार हो जाते हैं, और जैसे ही हनी ट्रैप का शिकार होते हैं तो आप बताओगे कि उनमें गोपनीयता की कमी आ चुकी है। और हनी ट्रैप में फंसते क्यों हैं? इसीलिए फंसते हैं क्योंकि उनके भीतर इंटीग्रिटी का गुण जो है वो कम हो चुका होता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपको बता देनी है कि इंटीग्रिटी का जो गुण है वो कैसे आपके भीतर संदेह पैदा होगा किसी भी अधिकारी को देख करके। आप देखोगे उसकी यार संपत्ति बहुत ज्यादा है, ठीक? नॉर्मली भी आप ऐसे समझो कि कोई अधिकारी है, अगर आपको दिख रहा है कि वो सत्यनिष्ठ नहीं है या ईमानदार नहीं है या अपने पद के लिए जवाबदेह नहीं है, कुछ भी पूछ ले अब, तो सबसे पहले आप देखोगे यार उसकी आय से ज्यादा संपत्ति दिख रही है। दूसरा न्यूट्रलिटी, या बहुत ज्यादा न्यूट्रल होकर के कार्य नहीं कर पा रहा है, वो कार्य नहीं कर पा रहा है, इसमें बहुत सारे घोटालों में उसका नाम आ रहा है, ठीक? फिर भ्रष्टाचार, सीधी सी बात है, उसके ऊपर लगातार भ्रष्टाचार के आरोप लगेंगे तो उसमें कई सारे अधिकारी ऐसे हैं जिनको आप जानते भी होंगे, जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहते हैं या लगे हाथ पकड़े भी जाते हैं। जैसे अभी असम के ही जो आईएएस ऑफिसर हैं वो पकड़े गए, चिकमा करके नाम है शायद उनका, है ना, देख लेना एक बार। फिर उसके बारे में आप बताओगे कि जो राजनेता वगैरह रहते हैं इनके साथ में इनको देखने को मिलता है। तो राजनेता मतलब जो माफिया है इनके साथ गठजोड़ है, तो स्वाभाविक सी बात है कि ये ईमानदारी से कार्य करेंगे तो न्यूट्रल रहेंगे, है ना, राजनेताओं के साथ थोड़ी ना कार्य करेंगे, पार्शलिटी के साथ काम करेंगे। उसके बाद में गोपनीयता, और गोपनीयता या सूचनाओं को लेकर के जो गोपनीयता की कमी दिखती है तो हनी ट्रैप का शिकार हो जाते हैं। कई अधिकारी आपने देखे होंगे, जैसे एग्जांपल भारत के ही बहुत सारे अधिकारी हैं जिनको पाकिस्तान के आईएसआई के द्वारा हनी ट्रैप का शिकार बना करके बहुत सारी गोपनीय सूचनाएं हैं वो ले ली जाती हैं। क्यों ले ली जाती हैं? क्योंकि भैया वो आदमी सत्यनिष्ठ है ही नहीं, वो अधिकारी सत्यनिष्ठ होता तो कभी हनी ट्रैप का शिकार नहीं होगा। ठीक है, समझ में आया? और इसी संदर्भ में ही आपको जब कंक्लूड करना है तो कंक्लूजन में आपको मिशन योगी जैसे कार्यक्रमों को बताना है कि मिशन योगी जैसे जो कार्यक्रम है व्यक्ति के भीतर आचार या आचरण संहिता। अब आचार संहिता और आचरण संहिता क्लियर है ना? आचार संहिता क्या होता है? आचार संहिता मतलब होता है कि वो नैतिक नियम सारे बनाए जाते हैं जिनका व्यक्ति को पालन करना चाहिए। ठीक है, जिनका पालन करना है। 8 टू की बात की जाती है, यानी कि इनका जो नियम कानून नैतिक मूल्य बनाए गए हैं इनका पालन करना चाहिए शब्द याद रखना। और जो आचरण संहिता होती है यानी कि कोड ऑफ कंडक्ट होती है, तो इसको पालन करना होता है। संगठन के लिए देखो अपने कोड ऑफ कंडक्ट होते हैं, ये अगर आपको क्या करना है, डूज एंड डोंट लिखे होते हैं। ठीक है, क्या करना है लोक सेवक के रूप में, क्या नहीं करना है। और डूज मतलब होता है ये करना है, नहीं करोगे तो आपके ऊपर ये कानूनी बाध्यता है, आपके ऊपर कार्रवाई हो सकती है। और डोंट मतलब होता है ये बिल्कुल नहीं करना है, अगर ये करते हो पाएगा तो बाध्यता है। और वही आचार संहिता जो बात की जाती है, तो आचार जो संहिता होती है यहाँ पर बाध्यकारिता नहीं होती, यहाँ आपको यार करना चाहिए ऐसा, मतलब ये नियम है इनका आपको पालन करना है। जनता के प्रति मतलब आपको जवाबदेह होना चाहिए, ऐसा लिखा होता है। जन कल्याण में आपको कार्य करना चाहिए। ठीक है, इसके लिए नैतिक जो मूल्य होते हैं, आचार संहिता जो होती है आपकी, इसमें आपके ऊपर कोई कानूनी बाध्यता नहीं होती। क्लियर हो गया? तो बोले आचार और आचरण संहिता या कठोर कानून ये समय समय पर जो भी आप प्रशिक्षण देते हो, इन्हें क्या किया जा सकता है, इन्हें आपका जो भी है सत्यनिष्ठ बनाया जा सकता है, या सत्यनिष्ठ जैसा गुण इनके भीतर विकसित किया जा सकता है। और इसी संदर्भ में कोई भी बुनियादी मूल्य है, इसमें आपको जब कंक्लूड करना है तो ये कंक्लूजन में मिशन कर्मयोगी को भी आपको कोट कर देना है। यह जो कार्यक्रम चलाया जा रहा है, ठीक है, क्लियर हुआ? अब फिर आगे कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात की जाती है। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्या होता है? बस अगर आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट को समझ गए तो उसके बाद में आपको अपना आंसर लिखने में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, जो भी इससे प्रश्न पूछेगा। देखो यहाँ दो एग्जांपल से समझ लेते हैं। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट होता है जहां आपके निजी हित और उस पद पर यानी कि सार्वजनिक हित के बीच टकराहट हो जाता है, और जब जिम्मेदारियां आपस में टकराने लगती है तो वही कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट कहलाता है। इसका बढ़िया एग्जांपल क्या हो सकता है? इसका बढ़िया एग्जांपल हो सकता है कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे अभी आबकारी अधिकारी का हमने दिया था एग्जांपल। आबकारी अधिकारी के रूप में है आप, ठीक? एक्साइज एक्साइज इंस्पेक्टर के रूप में मान लो आप हैं, ठीक है, आप समझो एक्साइज ऑफिसर हैं, तो जो भी आपका लिक्विड से संबंधित है वो सारी पॉलिसीज के लिए आखिरी अंतिम जवाबदेह कौन है? आप रहेंगे। अब उसी में मान लीजिए आपका भाई है, ठीक, आपका भाई भी किस चीज का व्यापार करता है? यही आपका लिक्विड का व्यापार करता है, ठीक। अब उसको लाइसेंस चाहिए भाई। अब लाइसेंस में आपके पास में ये देखो ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट आ गया कि भाई सबको पता है कि अब यहाँ पर जो लाइसेंस के लिए किसके द्वारा अप्रूवल मिलेगा? बोले इसके भाई के द्वारा, ठीक है, बड़ा भाई बैठा हुआ है वहां पर। और वहां पर आपकी जवाबदेही जिम्मेदारी क्या बनती है कि आप ईमानदारी से योग्यता के आधार पर तय करो, मतलब जो ऑब्जेक्टिविटी वाला गुण है उसके आधार पर आप तय करो और उस आधार पर ही आप लाइसेंस दो। और आप अगर देते हो तब भी आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के दायरे में आ जाओगे। यहाँ पर हितों का टकराव होता है, लेकिन आपको क्या करना चाहिए? आपको योग्यता आदि को ही आधार बना करके यह तय करना चाहिए कि वह लाइसेंस किसे मिलना चाहिए, और ऐसा अधिकारियों के द्वारा किया भी जाता है। तो इसके बढ़िया एग्जाम्पल है हमारे पास। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट समझ गए? जैसे यहाँ देखो माँ का दिया हुआ है, माँ जिलाधिकारी है और बेटी ठेकेदार है, तो उसके पास में क्या भैया माँ, उसकी माँ है
जो है जिलाधिकारी के पद पर है वहीं पर, और उसकी बेटी वहीं पर ठेकेदार है। अब कोई भी अगर मान लीजिए करप्शन जैसी चीजों में अगर उसकी बेटी जिम्मेदार पाई जाती है तो उसके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट पैदा हो जाएगा। ठीक, अब इसके बढ़िया एग्जाम्पल में एक नीलम संजीव रेड्डी साहब का आप एग्जाम्पल दे सकते हो। देखो, ये संभावित हित के बारे में पूछा गया है कि ये संभावित हित और वास्तविक हित में अंतर है। संभावित हित का मतलब होता है जब आपको पता है कि ये आगे चल करके जब भी मैं कोई डिसीजन लूंगा तो वहां डिसीजन में आपके सामने ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है, इसके चलते कोई आप निर्णय लो। इसमें नीलम संजीव रेड्डी साहब का बढ़िया एग्जाम्पल हो सकता है। क्या हो सकता है, जब लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर जाते हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर रहते हुए हमारे यहाँ भारत में क्या शर्त है, देखो ब्रिटेन में है कि जब भी कोई लोकसभा स्पीकर होता है हमेशा के लिए होता है और उसका कोई पार्टी नहीं होती है। हमारे यहाँ ऐसी कोई कंडीशन नहीं डाली गई है कि लोकसभा के अध्यक्ष पे पद पे हैं बिरला साहब हैं जैसे, तो उनके सामने ये बिल्कुल नहीं है, बाध्यता नहीं है कि वो अपना जो राजनीतिक जो उनकी विचारधारा है उसका त्याग करें, है ना। जबकि सही मायने में क्या होना चाहिए, आप लोकसभा के अध्यक्ष के पद पर हो, आपको पक्ष और विपक्ष को निष्पक्ष रूप से सुनना है, तो आपको क्या करना चाहिए, पार्टी का त्याग कर देना चाहिए। लेकिन अभी ऐसे मतलब हमारे यहाँ पर ऐसा कुछ बाध्यकारिता नहीं रखी गई है संविधान में। लेकिन फिर भी एक बढ़िया एग्जाम्पल है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का मामला है। क्यों मामला है, क्योंकि जब आप पार्टी जिस आप विचारधारा को खुद आप समर्थित करते हो उस विचारधारा का व्यक्ति जब खड़ा होगा तो उसकी बात को आप सुनने में रुचि ज्यादा दिखाओगे, ठीक है, वहां आपका हित ज्यादा नजर आएगा, वहां वहां आपके पास में देखो आरोप भी लगेंगे आपके ऊपर कि आपकी स्वयं जिस पार्टी की विचारधारा को लेकर आप मानते हो उस विचारधारा के व्यक्ति को आप सुनने का समय ज्यादा दोगे, ठीक है, उसको आप सुनने का बोलने का समय ज्यादा दोगे, ठीक, उसकी बात को तवज्जो ज्यादा दी जाएगी। ये सारे आरोप लगते भी रहते हैं अभी के समय, आप देखते होगे जब लोकसभा के भीतर। तो इसी में नीलो संजीव रेड्डी साहब ने देखा कि संभावित हित का टकराव हो सकता है, मतलब ये भविष्य में संभावना थी कि जब मेरे सामने मेरी पार्टी का कोई व्यक्ति खड़ा होकर बोलेगा तो मेरी जिस आइडियोलॉजी रहेगी, जिस पार्टी का मैं रहूंगा, क्या मैं उसको लेकर के न्यूट्रल रह पाऊंगा, नहीं रह पाऊंगा। इसीलिए उन्होंने स्वतः अपने हाथ से क्या कर दिया था, अपने हाथ से ही उस पार्टी का त्याग कर दिया था जिस पार्टी से वो आते थे, ठीक है, जब लोकसभा के स्पीकर के पद पर गए थे। ये बहुत शानदार एग्जाम्पल है संभावित हित के मामले में। और वास्तविक हित के मामले में आपको पता है कि कोई भी आप जैसे निर्णय लेते हो, आप अधिकारी के पद पे हो, अभी बताया कि आप एक्साइज अधिकारी हो, आबकारी अधिकारी मान लो हो, तो उसके आधार पर अगर आप निर्णय लेते हो तो आपको तथ्य और योग्यता के आधार पर निर्णय लेने चाहिए। तो ये आप उस समय जब कोई हित में टकराहट होती है तो आपको क्या करना है, आपको अपने बुनियादी मूल्य के आधार पर ही निर्णय लेना है। इस आधार पर बता सकते हैं कि जो हितों के टकराहट की स्थिति में सबसे सरल रास्ता होता है कि आप जो है क्या करो कि जो व्यक्तिगत हित है उससे दूरी बनाओ और व्यक्तिगत हित को किनारे रखते हुए आप सार्वजनिक हित में कार्य करो, तो आप कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट से बाहर निकल सकते हो। क्लियर हो गया, कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट क्लियर हो गया, इसके एग्जांपल से क्लियर हो चुका होगा कि क्या क्या संभावनाएं रहती हैं और कैसे कैसे इस पर कार्य करना है। फिर देखो है कानून और नैतिकता, हमने बहुत अच्छे समझ लिया है विधि और नैतिकता पर, और गांधी जी की डिबेट इसीलिए समझाई इस पे कि विधि और नैतिकता में कैसे आपको लिखना है। इस पर नैतिक दुविधा भी समझ ली और नैतिक चिंता। देखो नैतिक दुविधा और नैतिक चिंता में बहुत बारीक सा अंतर होता है कि नैतिक दुविधा देखो क्या है, आपके दो नैतिक मूल्य होते हैं और इसमें उलझता है व्यक्ति कि कौन सा निर्णय ले, कौन सा सही होगा, कौन सा गलत होगा, ठीक, ये तो नैतिक दुविधा की बात होती है। और नैतिक जो चिंता की बात होती है, उस नैतिक चिंता में एक भावनात्मक स्थिति होती है जिसमें कोई भी व्यक्ति होता है उस कार्य के नैतिक पक्ष को लेकर चिंतित होता है। जैसे इसका बढ़िया एग्जांपल लेते हैं, नैतिक दुविधा को तो हमने समझ लिया, जैसे गोपनीयता और निष्पक्षता दोनों ही नैतिक मूल्य है, गोपनीयता और पारदर्शिता, ठीक है, गोपनीयता भी उसका नैतिक मूल्य है, पारदर्शिता भी नैतिक मूल्य है। लेकिन उसके सामने समस्या ये है कि गोपनीयता के आधार पर कार्य करे कि पारदर्शिता के आधार पर, तो ये नैतिक दुविधा की समस्या है। लेकिन नैतिक चिंता क्या है, नैतिक चिंता ये है कि जैसे आप पहले प्लास्टिक बैग का जब तक जो प्लास्टिक था या जब तक पॉली बैग था, पॉलीथीन था, वो बैन नहीं था, तब तक आप जैसे प्लास्टिक का यूज कर, आज भी जैसे मान लो प्लास्टिक का यूज करते हो, प्लास्टिक का यूज करते हो और आपको पता है कि प्लास्टिक जो होती है नॉन बायोडिग्रेडेबल नहीं होती है। बोले जब यह पता है कि पर्यावरण में जाकर के यह ऐसे ही बनी रहेगी, तो अब आपके सामने क्या है, आप भावनात्मक लगाव महसूस करोगे कि यार प्लास्टिक का यूज ना करें। तो ये नैतिक चिंता है, आपको ये चिंता हो रही है, आपके भीतर ये नैतिक चिंता बनी हुई है पर्यावरण को लेकर के, तो ये समस्या है आपके पास में कि नैतिक चिंता की स्थिति में आप क्या करो, आप निर्णय लोगे आगे चलकर हो सकता है प्लास्टिक का यूज ना करो, ठीक। तो ये होता है भावनात्मक लगाव के तहत ही आप नैतिक चिंता दिखाते हो, कंफ्यूजन नहीं रहता यहाँ पर किसी तरीके का। आप कोई प्रयोग कर रहे हो, उसके आपको पता है कि क्या चिंताएं हैं इसकी और पर्यावरण को लेकर के क्या चिंताएं हैं, इस पर आपके पास क्लैरिटी है बहुत ज्यादा, एक भावनात्मक लगाव महसूस करते हुए आप इसे बता रहे हो, और वहां पर आप तर्कों पर आधारित होता है, मतलब आप वहां तय करोगे कि किसका प्रभाव कैसा है, उसके आधार पर ही आप निर्णय लोगे, ठीक। तो वहां तर्कों के आधार पर, यहाँ भावनाओं पर आधारित होती नैतिक चिंता। और दुविधा होने की पहली शर्त ही होती है, नैतिक दुविधा की पहली शर्त क्या है, नैतिक चिंता, पहले तो चिंतित ही होगा ना, उसके बाद ही नैतिक दुविधा में जाएगा। और नैतिक चिंता में किसी तरीके की दुविधा नहीं होती, ये हमने एग्जांपल से समझ लिया है।
और एग्जाम्पल से जब चीजें समझ में आ जाती है तो फिर आपको लिखने में भी कठिनाई होती है, जब आप बिल्कुल क्लैरिटी होती है उस बिंदु पर कि आखिर इसका मतलब क्या है ना, दिए गए उस टॉपिक का, उस बिंदु का मतलब क्या है, अर्थ जानते हो तो आपको लिखने में कठिनाई नहीं। जैसे विधि और नियम पे इतना क्लैरिटी रहे कि विधि जो होता है कानूनी बाध्यता होती है, जैसे विधि के अनुसार अगर आप कार्य नहीं करोगे कोई भी जो कानून बना दिया गया है, तो आपको क्या है, कानूनी रूप से आपके ऊपर बाध्यता रहेगी, आपको उसके विरुद्ध कार्य करने पर सजा भी होती है, पनिशमेंट भी दिया जाता है, चाहे वो आर्थिक हो चाहे आपका कारागार के रूप में हो। जानते हो ना विधि, विधि का मतलब तो यही है। लेकिन नियम क्या है, जैसे कोई अगर कंपनी संगठन के भीतर अगर नियम बना दिए गए, तो नियमों का अगर आप उल्लंघन करते हो तो ऐसा नहीं है कि आपको जो है कानूनी कार्रवाई होगी कोई आपके ऊपर, ऐसी कानूनी कार्रवाई नहीं होती है। हाँ, संस्था के अंदर ही कोई हो सकता है सस्पेंड कर दिया जाए 4 दिन के लिए, ठीक है, 3 दिन के लिए आप नहीं आओगे या ओवर टाइम करोगे, ऐसे कुछ नियम बना दिए गए तो ठीक है। अदरवाइज कोई कानूनी बाध्यता नहीं है कि आप नियमों का पालन नहीं करो, नियमों का उल्लंघन करने पे, जैसा कानून का, विधि का पालन करने पर आपके ऊपर दंडात्मक या कोई भी आर्थिक कार्रवाई भी की जा सकती है। क्लियर? दोनों में क्लैरिटी हो गई। अब आपको शब्द अपने यूज करने हैं, बस खाली यहाँ क्या होता है, यहाँ टॉपिक समझते चलना है कि उस टॉपिक पर समझ होनी चाहिए। जैसे अगला है प्रोबेबिलिटी को लेकर के। ईमानदारी का देखो यहाँ पर जो अपने यहाँ पर सिलेबस में अनुवाद है वो प्रोबेबिलिटी है। प्रोबेबिलिटी थोड़ा व्यापक दायरे में होता है, हम इसको भी समझ चुके हैं, इस मूल्य को भी। ईमानदारी का मतलब ये क्या है, शासन व्यवस्था में जब संवैधानिक मूल्य हो, कोई नियम कानून हो, इसके अनुसार आप पारदर्शिता और जवाबदेहिता के साथ जब कार्य करते हो, वही आपका ईमानदारी का गुण है। यानी कि ईमानदार होकर के कार्य करना मतलब क्या है, जो संवैधानिक मूल्य है या नियम है, कानून है, इनके अनुसार आप ट्रांसपेरेंट या अकाउंटेबल, ठीक है, ट्रांसपेरेंट होकर के या अकाउंटेबल होकर के जो भी अपने कार्यों का, दायित्व का निर्वहन करते हो, वही आपका ईमानदारी का लक्षण होता है। ठीक है, अब इसमें बात करते हैं कि ईमानदारी सुनिश्चित करने के उपाय। देखो, ये बताने की जरूरत ही नहीं है कि कौन-कौन से तरीके हो सकते हैं। देखो, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए आपको अगर ईमानदारी बढ़ानी तो पारदर्शिता बढ़ानी पड़ेगी, और पारदर्शिता के संदर्भ में आप ई गवर्नेंस हो गया, राइट टू इन्फॉर्मेशन हो गया, जवाबदेहिता में देखो आप सिटीजन चार्टर जैसे हैं, लोक सेवा गारंटी है, या फिर आप जन सहभागिता बढ़ाओ, ठीक है, यानी कि लोगों की भागीदारी बढ़ाओ, नीति निर्माण के स्तर पर आप लोगों को भागीदारी बढ़ाओ, तो इसके आधार पर आप ईमानदारी को सुनिश्चित कर सकते हो। ठीक है, नैतिक मूल्यों को बढ़ावा दो, इसमें आप जितने भी नैतिक मूल्य आपके दिमाग में आ रहे हैं वो सारे नैतिक मूल्य लिख दो जो भी हम याद कर चुके हैं। प्रशिक्षण के स्तर पर देखो, मिशन कर्मयोगी है, एक बेहतर वर्क कल्चर आपको निर्धारित, एक बेहतर वर्क कल्चर रखना चाहिए उस संगठन में। तो आप क्या है, ईमानदारी की जो है सारे उपाय हैं, ये हम पढ़ चुके हैं, ईमानदारी के सारे उपाय, और ये आप करोगे, चाहे आप देखो प्रौद्योगिकी का प्रयोग करते हुए करो, जिसमें आप आरटीआई के माध्यम से क्या कर सकते हो, व्यक्ति के भीतर इन ईमानदारी जैसे मूल्यों का कब हो सकता है, जब उसके ऊपर दबाव रहेगा, जनता का दबाव रहेगा। तो सूचना का अधिकार क्या है, और सूचना का अधिकार के तहत दबाव तो रहे, लेकिन जनता ही अवेयर नहीं है, तो अवेयर करो जनता को यहाँ पर। तो चाहे गवर्नेंस में आप ई गवर्नेंस की ओर जाओ, ठीक है, अब ई गवर्नेंस के तहत ही जैसे सीसीटीवी आदि के माध्यम से जब मॉनिटरिंग रखी जाएगी, तो गवर्नेंस में भी आपका ईमानदारी दिखाई देगी, ईमानदारी जैसे मूल्य रहेंगे कि नियमों के अनुसार, विधि के अनुसार कार्य करना शुरू करेगा वह अधिकारी। फिर जवाबदेहिता के आधार पर क्या है भाई, सिटीजन चार्टर आप देखते हो, ठीक है, सिटीजन चार्टर क्या है आपका, ये बताता है लोक सेवक को कि आपकी क्या जवाबदेही, क्या उत्तरदायित्व है आपके, उसके आधार पर आप जवाबदेहिता को तय कर सकते हो। फिर लोकपाल और लोकायुक्त जैसे जो अधिनियम आते हैं, इसके माध्यम से पता है कि कार्रवाई हो सकती है, ठीक, ये टूल है आपका। फिर जन सहभागिता में आप नीति निर्माण के स्तर पर क्या कर सकते हो, नीति निर्माण के स्तर पर जनता को भागीदार बनाओ, और जनता जब आपका प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से ही जब आप भागीदार रहेगी, तो आपको पता है, जनता भी अवेयर रहेगी, उसे पता है कि जो भी नीतियां हैं, निर्माण की गई हैं, नीति निर्मित हुई हैं, उसको इम्प्लीमेंट करने में अगर आप कोई दिक्कत क्रिएट करोगे तो जनता वहां पर उसका विरोध करेगी। ठीक है, समझ में आया। और एक अच्छा वर्क कल्चर, तो ऑब्वियस सी बात है, संगठन में एक बेहतर वर्क कल्चर क्या होता है, नैतिक मूल्यों का या ईमानदारी के गुणों का में वृद्धि देखने को मिलती है वहां प्रशासक के भीतर। ठीक, अब शासन में पारदर्शिता के लिए सूचना के अधिकार की, राइट टू इन्फॉर्मेशन की आपको देखो यहाँ पर भूमिका पूछी गई है, सेकंड पेपर में भी करते हैं। यहाँ सेकंड एआरसी के अनुसार बोला गया है कि जो सेकंड एआरसी के अनुसार यहाँ आपने परिभाषा दे दी सूचना के अधिकार की, कि यह जो अधिनियम है राइट टू इन्फॉर्मेशन का, एक पथ प्रदर्शक है, एक गाइडिंग विधान है, ठीक है, गाइडिंग लॉ है, और ये बताता है कि गोपनीयता के अंधकार से पारदर्शिता के युग को संदेश देता है। जैसे आपको गोपनीयता, जो गोपनीयता का अधिकार, जैसे गोपनीय बहुत सारी चीजें होती हैं जहां पर आपको ट्रांसपेरेंसी रखने की जरूरत है, पारदर्शी रहने की जरूरत होती है किसी भी संगठन को, तो गोपनीयता के अंधकार से ही पारदर्शिता के युग में जाने का संदेश देता है। ये सेकंड एआरसी ने इसकी परिभाषा गढ़ी हुई है, इसके अनुसार आप बता सकते हो कि जो राइट टू इन्फॉर्मेशन की परिभाषा क्या है, आखिर किस रूप में जाते हैं और क्या होता है, इसका कार्य क्या होता है, ये हम समझ चुके हैं कई बार। ठीक है, आरटीआई वगैरह आपने भी कुछ लोगों ने यूज की होगी, हालांकि सबने नहीं की होगी। नंबर वगैरह देखने के लिए अपने क्या करते हो, आरटीआई का यूज करते हो कि नहीं करते हो? तो जो प्रशासन की जो पारदर्शिता की संस्कृति है उसको बनाए रखने के लिए ही, और आरटीआई के माध्यम से वो कैसे दिखाता है, वो उसकी अपनी गोपनीयता है। ठीक है, दोनों कल्चर देखो यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब इसमें क्या होता है, उत्तरदायित्व तो देखो तय किया जाता है आरटीआई के माध्यम से। जैसे उदाहरण के तौर पर कोई भी ग्रामीण सड़क बन रही है, इसमें बजट आवंटन हो चुका है, फिर भी सड़क नहीं बन रही, तो आरटीआई देख करके आप क्या कर सकते हो, पूछ सकते हो भाई ये सड़क क्यों नहीं बन रही है। भ्रष्टाचार पर रोक लगती है। अब देखो बहुत सारे नागरिक हैं जो आरटीआई का प्रयोग करना जानते हैं, अब इसका आरटीआई का प्रयोग करते हुए वो क्या कर सकते हैं, भ्रष्टाचार पर भी रोक लगा सकते हैं। यानी कि
दिल्ली में ऐसा एक उदाहरण भी है, किया गया था कि राशन को लेकर के राशन दुकान की हेराफेरी उसने उजागर कर दी कि देखो भाई, जो राशन भेजा जाता है उस आधार पर राशन का वितरण नहीं किया जा रहा है, इस दुकान वाले जो है खुद ही खा जा रहे हैं। तो इस आधार पर भी देखो भ्रष्टाचार पर भी रोक लगाई जा सकती है, अगर इन टूल्स का, राइट टू इन्फॉर्मेशन जैसे टूल्स का अगर सही से प्रयोग किया जाए। जन भागीदारी को बढ़ावा मिल सकता है, यानी कि आरटीआई क्या है? आरटीआई सीधा मतलब है कि नागरिकों को भी यहाँ भागीदार बनाया जाए। ऑब्वियस सी बात यही तो है कि जन भागीदारी को बढ़ाया जाए। तो सामुदायिक भागीदारी को बढ़ाने का ही तो ये टूल है। इस आधार पर अगर नागरिकों के द्वारा अवेयर होकर के इसका प्रयोग कर लिया जाए तो उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। लेकिन इसमें बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हम ये देख चुके हैं। चैलेंजेस के स्तर पर क्या है? बहुत मिनिमम सी देखो दंड रखा गया है यहाँ पर, पनिशमेंट के स्तर पर 25 से 2500 ऐसे ही मिनिमम बहुत पनिशमेंट है। साथ ही बहुत देरी रहती है, यानी कि आज आरटीआई करो 3 महीने 1 साल लग जाता है कभी-कभी, तो आरटीआई का जो जवाब आता है ये बड़ी दिक्कत है। तीसरा है कि जो व्हिसिल ब्लोअर्स होते हैं, यानी कि आरटीआई को लेकर के जो भी भ्रष्टाचार हो रहा है उसकी जो संगठन में सुरक्षा देते हैं, मतलब जो जानकारी देते हैं, ऐसे व्हिसिल ब्लोअर्स की सुरक्षा नहीं है। और जब सुरक्षा नहीं होगी, आए दिन देखा जाता है कि जो जानकारी देते हैं कुछ समय बाद टपका दिए जाते हैं, ठीक है? निपट जाते हैं, तो उनको सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है। दूसरी जो संवेदनशील मुद्दे होते हैं, कई सारे मामले होते हैं जिसमें ये बता दिया जाता है कि ये संवेदनशील मामला है, इसलिए हम इसकी सुरक्षा, इसके बारे में आपको जानकारी नहीं दे सकते हैं। इस आधार पर भी जो गोपनीयता का कल्चर है उसको बनाकर रखा जाता है। और फिर एक नागरिक के स्तर पर बताओ कि जागरूक ही नहीं है, 2% के आसपास भी आदमी नहीं होगा जो आरटीआई का प्रयोग करता है। अब बोले वो टूल्स तो रखा हुआ है, मैक्सिमम लोग तो उसका प्रयोग नहीं, बहुत लिमिटेड लोग ही वहीं घूम फिर कर हमेशा आरटीआई करते रहते हैं, ठीक है? तो लोगों को भी जागरूक करना बहुत जरूरी है और बताना होगा कि आरटीआई कितना मजबूत अस्त्र है उसके लिए, जो वह इस भ्रष्टाचार की संस्कृति को खत्म कर सकता है या पारदर्शिता की संस्कृति को अपने यहाँ पर लागू करा सकता है। ठीक, समझ में आया? आरटीआई के महत्व जब लिखने होंगे लिख लोगे। अब आते हैं अगले कि लोक सेवक के द्वारा भ्रष्टाचार की चुनौतियां क्या-क्या हैं, समाज में उन्हें रोकने के लिए क्या-क्या कदम उठाए गए हैं। भ्रष्टाचार को लेकर के अगर सबसे पहले तो बता सकते हो, भ्रष्टाचार सूचकांक, जो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स हमने शुरू में बोला था ना कि भ्रष्टाचार से रिलेटेड कोई क्वेश्चन आता है तो करप्शन परसेप्शन इंडेक्स पर आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का जो आपका सूचकांक आता है उसको बता देना है और उसके तहत आपको बताना है कि भैया भारत की रैंक 96 रही है यहाँ पर, इसको रट लेना है और उसके बाद आपको अपना शुरू करना है मामला आगे कि भ्रष्टाचार का मतलब क्या है, भ्रष्ट आचरण होता है और इसके तहत उदाहरण देना है कि जैसे 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले हुए, चारा घोटाला हुआ, इसके कुछ बेहतरीन तो नहीं कहेंगे, कुछ ऐसे उदाहरण है जहां पर हमें भ्रष्टाचार दिखाई देता है शासन में। ठीक है, अब यहाँ बात करते हैं कि इसके सामने चुनौतियां क्या क्या होती हैं। देखो, कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो भ्रष्टाचार से पहली दिक्कत क्या आएगी कि जो भी डेवलपमेंट के कार्य हो रहे होंगे वो सब रुक जाएंगे। ठीक है, जो लोक कल्याणकारी कार्य किए जाते हैं और लोक कल्याण की जगह क्या हो रहा है, केवल प्रशासक का कल्याण होता है। ठीक है, प्रशासक का कल्याण होता है, इसके चलते जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर के काम है या उनके हेल्थ को लेकर, एजुकेशन को लेकर के, उनकी शिक्षा को लेकर के जो भी स्कीम्स लाई जा रही हैं, क्या स्कीम्स कभी भी आपको इंप्लीमेंट होती दिखाई देती है? नहीं दिखाई देती। काहे को आज के समय जो सरकारी स्कूल है इसकी हालत खस्ता हाल है, काहे के समय आपको सरकारी हॉस्पिटल्स हैं इनकी हालत खस्ता हाल है, उसका उदाहरण, उसका रीजन यही है भ्रष्टाचार की संस्कृति होना। और भ्रष्टाचार के चलते जो भी विकास कार्य हैं वो सारे विकास कार्य आपको आधे अधूरे दिखाई देते हैं, कोई भी आपको परियोजना पूर्ण नहीं दिखाई देती। सबसे पहला तो यही है। दूसरा, आर्थिक असमानता जो आज के समय बनी हुई है ना, आर्थिक असमानता के लिए भी जिम्मेदार यही आपके लोक सेवक, जो भ्रष्ट लोक सेवक हैं, ये जिम्मेदार हैं। क्योंकि ये नौकरियों में घूस आदि के माध्यम से योग्यता के आधार पर अगर इन्हें चुना गया होता, बहुत सारे लोक सेवक ऐसे रहे पहले के समय जो घूस आदि के आधार पर भी चुने गए और योग्यता के आधार पर अगर आज भी देखो पकड़ने को मिलता है जब भी भ्रष्टाचार जैसे मामले पाए जाते हैं। ठीक, फिर अब इनके चलते जब विकास कार्य में देखो बाधा आएगी, ठीक है, इसके चलते आर्थिक असमानता दिखाई देगी, तो इन सबसे क्या होगा, आपका जो लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी है, वो डेमोक्रेसी कमजोर होगी। इसमें आप वोट खरीदने, फर्जी वोटिंग जैसे जो भ्रष्ट नेता हैं ये सत्ता में आएंगे। अब इसमें आपको फर्जी वोटिंग दिखाई देगी, वोट खरीदने जैसे काम होंगे आपके, और इसमें सब में हेल्प कौन करता है भैया, मदद कौन करता है? यही भ्रष्ट जो लोक सेवक होते हैं, इनका गठजोड़ दिखाई देगा। भ्रष्ट लोक सेवक और राजनेताओं का गठजोड़ दिखाई देता है और इससे लोकतांत्रिक जो विचारधारा है ये कमजोर होती है। ठीक है, अब इसमें हमको राजनेता के रूप में भी हमारे पास होना चाहिए डेटा। एडीआर की रिपोर्ट जो है, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक जो रिफॉर्म है, इसके अनुसार बताया जाता है 40% के आसपास हमारे लोकसभा और राज्यसभा में क्या है, इनके सदस्यों पर जो बहुत क्रिमिनल मतलब आरोप लगे हुए हैं, बहुत गंभीर दर्जे के आपराधिक केस चल रहे हैं, ऐसे हमारे पास में लोग राजनेता हैं। अब ये जो राजनेता रहेंगे बहुत ईमानदारी से काम करेंगे क्या? ऐसा सोच भी सकते हो क्या? बहुत एकदम ईमानदारी से, एकदम जनता के कल्याण में काम करेंगे? नहीं करेंगे भाई। जो इनके ऊपर केस चल रहे हैं, क्रिमिनल केसेस हैं, उनको खत्म करने के लिए पूरा पैसा तो उसी पे लगाएंगे ये, और खत्म करने के साथ साथ इनका जो गठजोड़ रहेगा, लोक सेवक रहेंगे, किसके साथ में मिलकर काम करेंगे? इन्हीं भ्रष्ट लोक सेवकों के साथ रहकर काम करेंगे। तो ये सारी चुनौतियां हैं जिससे भ्रष्टाचार का संस्थाकरण होगा। ठीक, अब इसको रोकने के लिए एक तो कानूनी स्तर पर हम देख चुके हैं, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम हो गया, लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम हो गया, या जो मनी लॉन्ड्रिंग जैसी चीजें होती हैं वहां पर पीएमएलए एक्ट हो गया। और नैतिक स्तर पर देखो, ये 2 पॉइंट तो डालने होते हैं यहाँ पर एथिक्स के पेपर में, आचार संहिता और आचरण संहिता दोनों समझा दिया है। आचार संहिता हो गया, आचरण संहिता। अब इसका अनुपालन करने के बाद भी नहीं माना जाता तो फिर अनैतिक व्यवहार करने पर आप दंड या दबाव की व्यवस्था भी कर सकते हो। फिर संस्थाएं जो है जो कार्य कर रही हैं भ्रष्टाचार निवारण के लिए, चाहे वह सीबीसी हो, सीआईसी हो, सीबीआई जैसी संस्था हो, या
फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसके माध्यम से तेजी से न्याय दिया जाता है, तो इनको आपको और मजबूत करना है। तो नीतिगत स्तर पर देख लिया, संस्थागत स्तर पर देख लिया, कानूनी स्तर पर प्रयास देख लिया, मीडिया और सोशल मीडिया के माध्यम से भी जब जो है दबाव बनाया जा सकता है। उदाहरण है मीडिया का दबाव तो बहुत बढ़िया है, अभी का सोशल मीडिया का दबाव है। सोशल मीडिया के दबाव के चलते ही क्या हो रहा है, यूपीएससी में जो ओबीसी या ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट को लेकर के जो धांधली हुई है ना, उस धांधली को देखो, उस पर नकेल कसी जा रही है, वहां पर जो भ्रष्टाचार देखने को मिलता है। फिर राजनीतिक सुधार करो भैया, राजनीतिक सुधार में आप यहाँ पर बहुत सारे प्रयास किए जा रहे हैं। जैसे अपराधियों के टिकट नहीं देना चाहिए, इसमें कर सकते हो। चुनावी बांड जैसी चीज है उसको खत्म किया गया, या फिर चुनाव आयोग के द्वारा ऐसा बोलना चाहिए कि जो भी अपराधी लिप्त हैं वो अपना चीजें पब्लिक करेंगे और उनको परमिशन नहीं देनी चाहिए। तो यहाँ पर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स की जरूरत है, राजनीतिक सुधार तभी आपको दिखाई देगा। जागरूकता बढ़ाओ, जैसे एडीआर रिपोर्ट हो गई, इसको समझना चाहिए, है ना, इसको जानना चाहिए, जागरूक होना चाहिए इस मामले में कि क्या एडीआर रिपोर्ट कहती है, इसके आधार पर आगे भविष्य में तय होगा। और आईपेड ब्राइब जैसी एक वेबसाइट है जिसको प्रयोग कर सकते हो, आईपेड ब्राइब जैसी वेबसाइट को कोई नहीं प्रयोग किया होगा। जब ये वहां बता सकते हो कि आप किसी भी आपसे जो है किसी भी तरीके के किसी संगठन के द्वारा कोई घूस ली गई है, ठीक है। ऐसी वेबसाइट्स का यूज कर सकते हो। और गवर्नेंस में आप क्या है, ई गवर्नेंस को बढ़ावा दो। गवर्नेंस में बहुत सारे बिचौलिए थे, अभी मीडिएटर्स को खत्म करना है, तो आप क्या कर सकते हो, टेक्नोलॉजी यहाँ पर शानदार तरीके से प्रयोग किया जा सकता है। और इस तकनीक का प्रयोग करते हुए आप गवर्नेंस से ई गवर्नेंस की ओर जाओ, जहां डीबीटी, आप डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर दो। भाई डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर क्या है, आप सीधे उसके अकाउंट में पैसा दे रहे हो, ठीक है, बीच में बिचौलिए खत्म कर दिए। हालांकि अभी भी यहाँ भ्रष्टाचार है, क्योंकि तकनीकी रूप से जागरूक करना इसके लिए बहुत जरूरी है। अब इसमें ई डिस्ट्रिक्ट आप बता सकते हो, जितने टेंडर हैं, पहले टेंडर जाते थे ऑफलाइन जाते थे टेंडर, अब सारे ऑनलाइन टेंडर जाएंगे, जिससे आप ट्रांसपेरेंसी पारदर्शिता को बहुत अधिक देखोगे, बढ़ा हुआ पाओगे। एक देखो भ्रष्टाचार को, चाणक्य का स्टेटमेंट यहाँ पर है, देखो दिया हुआ है कि भ्रष्टाचार को कभी भी आप प्रशासन में खत्म नहीं कर सकते हो। जब प्रशासन, देखो आपका जो शासन है, आपका गवर्नेंस है, उसमें भ्रष्टाचार रहेगा। आप क्या कर सकते हो, ये सारे उपाय अपना करके उस भ्रष्टाचार को कम कर सकते हो, न्यूनतम कर सकते हो। तो आपको प्रयास करना चाहिए कि जो उपाय के स्तर पर काम किए जा रहे हैं उसको अपना करके आप न्यूनतम करो भ्रष्टाचार को। क्लियर? अब आगे बढ़ते हैं। लोक भागीदारी, पब्लिक पार्टनरशिप पूछा जा रहा है कि क्यों आवश्यक है भाई सुशासन के लिए, गुड गवर्नेंस के लिए आपकी पब्लिक पार्टनरशिप क्यों आवश्यक होती है भाई, लोगों की भागीदारी क्यों चाहते हो। तो पहले तो आप बता दो भाई गुड गवर्नेंस क्या होता है, चाहे तो यहाँ सुशासन के बारे में समझा सकते हो आप, ठीक, जहां पर सारे बुनियादी मूल्य दिखाई दे, चाहे पारदर्शी, जवाबदेही, निष्पक्ष शासन, कानून का शासन, यही सब क्या है भाई, यहाँ जनता की भागीदारी, यही सुशासन है। गवर्नेंस को गुड गवर्नेंस में बदलना है, और गुड गवर्नेंस से भी आगे आपको जाकर के स्मार्ट गवर्नेंस में बदलना है। स्मार्ट में भी आपको पता होना चाहिए स्मार्ट गवर्नेंस क्या होता है। स्मार्ट आपका सिंपल होता है, एस मतलब, एम मतलब मॉरल होता है, ए का मतलब अकाउंटेबल होता है, आर का मतलब होता है रिस्पॉन्सिव मतलब अनुक्रियाशील, और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या टेको ड्रिवन बोल दो इसको, ठीक है। तो इस सिंपल मतलब सरल आपका, मोरल नैतिक, ए मतलब अकाउंटेबल मतलब जवाबदेह, आर का मतलब रिस्पॉन्सिव मतलब क्या होता है, अनुक्रियाशील होता है, और टी का मतलब होता है ट्रांसपेरेंट या टेको ड्रिवन मतलब तकनीक से ड्रिवन होता है, या फिर आपका ट्रांसपेरेंट मतलब पारदर्शी होता है। तो ये आधार पर आप बताओ कि जो स्मार्ट गवर्नेंस की ओर आपको बढ़ना है, कंक्लूड भी कर सकते हो, इससे ध्यान रखो, सुशासन पर लिखने को आएगा तो सुशासन समझाओ, और कंक्लूजन के स्तर पर आप स्मार्ट गवर्नेंस पर चले जाओ। अब बात है, प्रश्न की प्रमुख मांग ये है कि लोक भागीदारी की जरूरत होती है, क्या इससे फायदे हैं। देखो जनता की जब भागीदारी होगी तो लोकतंत्र मजबूत होगा, ऑब्वियस सी बात है। जब नीति निर्माण के स्तर पर पब्लिक भी पार्टनरशिप करेगी, पब्लिक की भी पार्टनरशिप बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है लोकतंत्र मजबूत होता है। जन भागीदारी, जब सामुदायिक भागीदारी बढ़ती है, और भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा, क्योंकि जन लोकपाल जैसे जो आंदोलन हुए इसके माध्यम से क्या देखा गया, लोकपाल और लोकायुक्त जैसे अधिनियम आते हैं, अधिनियम के बाद में भ्रष्टाचार पर काफी हद तक देखो आप अंकुश देख सकते हो। हालांकि कई वर्षों तक लोकपाल की नियुक्ति नहीं हुई, उसके कारण भी अलग थे कि विपक्ष का पद का न होना, और इसके चलते आपका भ्रष्टाचार जैसी चीजों पर भी अगर कोई भी कर्मचारी भ्रष्ट पाया जाता है तो उस पर नकेल लगाई जा सकती है, कोई कार्रवाई की जा सकती है। समस्याओं का स्थानीय समाधान हो सकता है, जब पब्लिक वहां पर देखो शामिल हो जाएगी तो जो भी समस्या आएगी, जैसे आपदा जैसी समस्या आई, इसका बढ़िया उदाहरण क्या है, केरल का एग्जांपल है जिसे दिया हुआ है। केरल में जब आपदा आती है तो वहां के जो मछुआरे हैं ना, मछुआरों को वहां पे समझ होती है कि कैसे वहां निपटना है। इसीलिए कोई भी पॉलिसी है, उस पॉलिसी के इंप्लीमेंट के स्तर पर अगर आप वहां पे क्षेत्रीय लोगों की, अगर आप होता है ना सहयोग ले लो, क्षेत्रीय लोगों को भागीदार बना लो, तो क्षेत्रीय लोगों को भागीदार बनाते ही, चाहे आप एनजीओ के माध्यम से बनाओ, चाहे कोई भी सिविल सोसाइटी के माध्यम से आप उन्हें भागीदारी, आप उन्हें अगर शामिल करते हो, तो आप उनको और बेहतर ढंग से कोई भी राहत कार्य कर सकते हो। कहीं भी बाढ़ में जैसे आपदा जैसी चीजें आती हैं, तो यहाँ मछुआरों के द्वारा जो राहत कार्य किया गया उसको समझ सकते हैं, विश्वास और पारदर्शिता में वृद्धि होती है, ठीक है, क्लियर है। तो ये देखो सारे फायदे होते हैं। इन फायदों से क्या होता है, इन सारे फायदों से आपको जो भी सुशासन के मूल तत्व हैं, वो सारे सुशासन के मूल तत्व आपको प्रशासन में या शासन में दिखाई देते हैं, क्लियर। तो सुशासन का मतलब क्या होता है, जनता, जनता को पब्लिक पार्टनर, जो पब्लिक पार्टिसिपेशन होने से फायदा क्या होता है, ये समझ में आया होगा। अब सुशासन में ईमानदारी और नैतिक मानक के बीच संबंध, देखो यार ईमानदारी इतनी बार कर चुके हैं, रिपीट तो नहीं करेंगे। ईमानदारी और नैतिकता हमने ये भी देख लिया एक दूसरे के पूरक होते हैं, ठीक है, कोई इसमें अलग चीज देखने को नहीं मिलेगी, जिसके चलते अंतिम उद्देश्य वही गुड गवर्नेंस की स्थापना है।
चाहे ईमानदारी पर लिखने को आप किसी मूल्य पर आए, जैसे यहाँ ईमानदारी और जवाबदेही फिर देखो रिपीट हुआ। ईमानदारी क्या होता है हमने ये भी देख लिया, नियमों और जो भी नियम कानून या विधि है इनका पालन करते हुए ही अपने कर्तव्यों का जो निर्वहन किया जाता है वही उस व्यक्ति के भीतर ईमानदारी का गुण निर्धारित करता है, जिसे प्रॉपर्टी आप बोलते हो, ठीक है। और अकाउंटेबिलिटी क्या होता है, जो उसके पद और दायित्व हैं उनके अनुसार जो उसको कार्य दिया गया है, सौंपा गया है, उन कार्यों के अनुसार ही वह, अगर उसके स्वीकार्यता है उसके भीतर, अगर कुछ गलत हो रहा है या सही हो रहा है उसके भीतर जो स्वीकार्यता होती है वही उसका जवाबदेही गुण होता है, ठीक है, उसका जवाबदेही होता है, जवाबदेहिता होती है, यानी कि जहाँ उत्तरदायित्व का भाव होता है उसके भीतर और स्वयं की गलती की जिम्मेदारी लेना, बताया ना यही, तो ये जवाबदेहिता होती है। अब आपको जब ये कभी भी ये टर्म दिखेंगे आपको ईमानदारी और अकाउंटेबिलिटी, तो सबसे पहले तो आपको ये समझाने ही है ना, 30-40 30-30 25-30 25-30 शब्द आपको समझाने में लग जाएगा, विद एग्जांपल आपको बताना है लोक सेवक के उदाहरण देते हुए, तो आपके 40-50 देखो 30-30 35-35 शब्द भी दोगे, 60-70 शब्द तो ऐसे हो जाते हैं। फिर प्रश्न आगे क्या कह रहा है, अगला है जो भारतीय प्रशासनिक ढांचे में इसकी प्रासंगिकता क्या है। अब दोनों की प्रासंगिकता अगर बतानी है, प्रासंगिकता में भी क्या बताओगे, इन बुनियादी मूल्यों के अलावा और जो भी चीजें आपको दिख रही हैं, चाहे वो उत्पादकता में वृद्धि हो, अब सत्यनिष्ठता जैसे होती है वह बढ़ेगी, चाहे आपका ईमानदारी और कौन सा दूसरा गुण था भाई यहाँ पर, जैसे जवाबदेही था, तो वचनबद्धता, समयबद्धता, ठीक है, जितने और गुण हैं उन सारे गुणों में वृद्धि देखने को मिलेगी और जितने नकारात्मक प्रभाव हो सकते हैं वो सारे नकारात्मक प्रभाव दूर होंगे, जैसे भ्रष्टाचार बढ़ सकता है वो खत्म हो जाएगा, वंचित वर्गों के प्रति जो आपका समर्पण का भाव था, सहिष्णुता का भाव था, ये सारी चीजें क्या होंगी, आपकी वृद्धि इसमें दिखाई देगी, ठीक है। और आप सुझाव देना है और आगे, तो सुझाव के स्तर पर कुछ हमारे पास जैसे बढ़िया सुझाव रह सकते हैं। सुझाव के स्तर पर क्या है, सेकंड एआरसी का आपको कोड करना है, जब भी आप वे फॉरवर्ड लिखो सुझाव दो, सेकंड एआरसी की जो सिफारिशें रही हैं उनको बताना है। यहीं पर देखो आपका जो सेवोत्तम मॉडल है उसको आप कोड कर सकते हो, और जो आपकी संस्थागत इकाइयां हैं या कानून विधि आदि के माध्यम से जो प्रयास किए जा रहे हैं उनको बताओ, जैसे सीवीसी वगैरह है, आरटीआई वगैरह है, इनको आप कोड कर सकते हो, ठीक है। तो प्रशासनिक सुधार के स्तर पर जो कार्य किए जा रहे हैं, और क्या है, मिशन कर्मयोगी, मिशन कर्मयोगी को बता सकते हो। तो इसके इन सब चीजों को देखो, जब आप कोड करने के स्तर पर आपके पास में ये कुछ 4-5 पहलू ऐसे रहते हैं जिनको आप शामिल करते ही करते हो, जब भी सुधार के स्तर पर, सुझाव के स्तर पर, वे फॉरवर्ड के स्तर पर आपको चीजें बतानी होती हैं। और इसी में अंतिम रूप से जब आपको कंक्लूजन देना है इसका, तो आपको पता है कि जो शासन कैसा, नागरिकोन्मुखी, ठीक है, जन केंद्रित, ये शब्द होते हैं देखो, नागरिकोन्मुखी, जन केंद्रित, सुशासन, स्मार्ट शासन, अंत में आपको स्थापना तो इसी की करनी है। तो कंक्लूजन में आपको अलग अलग जगह पर 2-3 प्रश्न हैं, अलग अलग जगहों पर अलग अलग शब्द लिखते हो, अंडरलाइन करते हो, अपना आंसर कंक्लूड कर देना होता है, ठीक। अभी देखो फिर ये ईमानदारी पर है, तो ईमानदारी को ही कितनी बार परिभाषित करोगे, आसान है ना। और अंतरराष्ट्रीय सर्वोत्तम जो प्रथाएं हैं उनको बताना, जैसे अंतरराष्ट्रीय क्या है, अंतरराष्ट्रीय जगत में कुछ प्रथाएं हैं जिनको आप अपने यहाँ पे शामिल कर सकते हो और की गई हैं। कौन कौन सी सर्वोत्तम प्रथाएं हमने उठा ली, जिसके माध्यम से हम ईमानदारी का गुण या भ्रष्टाचार जैसी चीजें खत्म कर सकते हैं। जैसे भ्रष्टाचार पर यहाँ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है सिंगापुर में, इसको हम अपने यहाँ पे भी लागू करते हैं, ठीक है, बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। स्वीडन में जैसे आरटीआई जैसे कानून लेकर आए गए, तो हमने भी आरटीआई जैसा कानून 2005 में हम ले आए ना। न्यूजीलैंड में जैसे है लोक भागीदारी बढ़ाई जाती है, यानी कि नैतिक मानक और पब्लिक इंटरफेयर, और हम भी यहाँ पर जन संवाद आदि के माध्यम से, ठीक है, जो भी है संवाद करते हैं, राजनेता वगैरह आप देखते होंगे, दरबार लगता है ना, तो इस दरबार आदि के, जनता दरबार आदि के, ये सब टूल्स क्या है, ये सब हमने यहीं से उठाए हुए हैं। तो ब्रिटेन में जैसे हो गया आपका कोड ऑफ एथिक्स, ठीक, पब्लिक सर्विस एथिक्स एंड कोड ऑफ एथिक्स, इसके माध्यम से आप क्या कर सकते हो, लोक सेवकों के लिए जो आचार संहिता का बात करते हैं ना हम लोग, आचार संहिता हो गई, आचरण संहिता हो गई, उसको हम लागू करते हैं अपने आप संगठन में। और ऑस्ट्रेलिया में विसिल ब्लोअर जो संरक्षण कानून है, हमने देखा ना, आरटीआई में सुरक्षा रखने के लिए या भ्रष्टाचार की संस्कृति को खत्म करना है, तो जो विसिल ब्लोअर होते हैं, जो जानकारी देते हैं कि कौन भ्रष्ट है भाई इसमें आपके प्रशासन में, तो इनके संरक्षण के उपाय भी करने चाहिए। तो इनके संरक्षण को लेकर के भी कानून बना सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया में देखो ये कानून है, भारत में भी इसका प्रयास किया गया। अब जापान में देखो अनुशासन और समाज में नैतिकता को लेकर के, जापान में आपको पता होगा कि आज भी देखो ये चलता है ना, वहां पर ये कहा जाता है कि जापान में अगर किसी का 1 रुपए भी गिर गया तो 1 रुपए भी लोग नहीं उठाते हैं, कई महीनों बीत जाते हैं। तो इस तरीके के नैतिकता के गुण, इस तरीके का अनुशासन को लेकर के, अगर 10 बजे से टाइम होता है तो 10 बजे एग्जैक्ट पहुंचते हैं, और 6 बजे छूटे 6 बजे, ब्लेड भले हो जाए, जाने के स्तर पर भले, लेकिन आने के स्तर पर कभी भी 10 से 10:30 या 10:01 नहीं होता है। तो अनुशासन के स्तर पर हमें यहाँ सीखने की जरूरत है। और वहां पर अगर भ्रष्टाचार कर रहा है कोई, तो उसको एक सामाजिक कलंक की, अरे यार ये क्या कर दिया, इतना बड़ा अपराध, तो भ्रष्टाचार को एक सामाजिक कलंक। अपने यहाँ क्या है, अपने यहाँ तो उसको एकदम पूजा करने लगते हैं कि जिसके पास में 10 गाड़ी है, तो वही मतलब समझ लो हमारे समाज का सबसे रेपुटेड इंसान है, अधिकारी है। और जो अधिकारी बेचारा एक छोटी सी नैनो पर या अल्टो पर चल रहा होगा, वो अधिकारी कहेंगे अरे यार क्या ही कमाता है, ये तो बिल्कुल इसको काम वाम करना आता नहीं है, ठीक। तो समाज में एक हमारी संस्कृति ऐसी बन गई है, हमारी संस्कृति ऐसी है कि जो बढ़िया भ्रष्टाचार दबा के करता है उसकी समाज में इज्जत बहुत बना दी है, और जो ईमानदारी से काम करता है उसको सामाजिक, उसको सामाजिक कलंक के रूप में देखा जाता है। और जापान में जस्ट उल्टा है, जापान में जो भ्रष्टाचार
करता है उसको सामाजिक कलंक के रूप में देखते हैं। तो यहाँ से हमें सीखने समझने की जरूरत होती है। ये चीजें ही हम इन अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इन देशों से हम इन्हें अपने यहाँ पर सीख सकते हैं। जो सर्वोत्तम प्रथाएं हैं इनको सीख करके हम अपने यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट कर सकते हैं। ठीक है, भ्रष्टाचार को लेकर के देखो जो भी प्रश्न आएगा, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की हम रैंक के पीछे ही देख चुके हैं, 96 है भारत की रैंक इस बार के सूचकांक के अनुसार। ठीक, अब जैसे अब ये है प्रश्न है भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम पर है और लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम, दोनों की चर्चा हम कर चुके हैं कि जब वैधानिक स्तर पर प्रयास किए जाते हैं तो वैधानिक स्तर पर ही ये दो अधिनियम आए हुए थे। 2013 में हमने देखा होगा अन्ना हजारे का जब आंदोलन हुआ था तो उसके बाद ही ये अधिनियम आता है। और अधिनियम क्यों आता है? भ्रष्टाचार जैसी संस्कृति को खत्म करना है और कर्मचारी के स्तर पर मतलब प्रशासन में और शासन प्रशासन में जो भ्रष्टाचार बढ़ रहा था उस पर कार्रवाई करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं था, कोई इकाई नहीं थी, तो उस इकाई की मांग की गई। वहीं पर लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम आया और इस लोकपाल लोकायुक्त अधिनियम के बाद लोकपाल का गठन किया गया और वह लोकपाल के दायरे में आपका प्रधानमंत्री सहित जितने उच्च पद हैं वो सब इसके दायरे में आ जाते हैं। और उसके बाद ही आपको समझना होगा, इसके प्रावधान समझ में आ गए। पक्ष के स्तर पर है कि भाई देखो जब भ्रष्टाचार के दायरे में रहेंगे तो अधिकारी क्या होंगे, थोड़ा सा पारदर्शी रह करके थोड़ा ईमानदारी के साथ सत्यनिष्ठ होकर के अब कार्य करेंगे, क्योंकि इनके ऊपर भी एक कानूनी दबाव है। लेकिन दिक्कत यहाँ वही आती है, एक तो संसाधन नहीं, यहाँ पर इनकी देरी में बहुत लेट लपेट होती है। पहले लोकपाल 8 सालों के बाद हुआ था नियुक्त, 7 सालों के बाद पहले लोकपाल की नियुक्ति की गई थी। 13 में अधिनियम बन गया था, 2019 में आगे जाकर के और भी लेट हुआ था शायद, वहां पर जाकर के ये लोकपाल की नियुक्ति होती है। भ्रष्टाचार निवारण जो अधिनियम आया, यानी कि भ्रष्टाचार में इसमें भ्रष्टाचार को परिभाषित किया गया इस अधिनियम के तहत ही, और साथ ही इसमें भ्रष्टाचार में अगर लिप्त कोई व्यक्ति पाया जाता है तो उसको दंडनीय उसको बनाया गया है। ठीक है, ये तो चलो ठीक है, एक आप दंडात्मक कार्रवाई करोगे अगर भ्रष्टाचार गतिविधियों में लिप्त है, फिर भी भ्रष्टाचार बना हुआ है। उसका रीजन क्या है कि यहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप बहुत ज्यादा है, उच्च स्तर से राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है, राजनीतिक दबाव रहता है, जिसके चलते वो खुद ऊपर वाले अधिकारी जब भ्रष्ट हैं तो नीचे वाले अधिकारी को बढ़ के बोलते हैं ना कि कोई भी स्कीम है, जैसे योजना आयोग बोलता था अगर 100 रुपए की चीजें यहाँ से भेजी जा रही हैं तो आखिरी तक पहुंचते पहुंचते वहां तक जो व्यक्ति तक जिस व्यक्ति तक भेजते हैं 1 रुपया जाता है, तो बीच का जो 99 रुपए है वो कहाँ खा गया, तो बीच में अधिकारी वर्ग ही सारे खा गए। तो ये भ्रष्टाचार है। तो ये इसलिए राजनीतिक हस्तक्षेप भी रहता है, बिना राजनीतिक हस्तक्षेप के प्रशासनिक इकाइयों की दम नहीं है कि भ्रष्टाचार कर देते हैं। ठीक है, तो राजनीतिक हस्तक्षेप है तो प्रशासनिक और राजनीति का गठजोड़ चलता है भ्रष्टाचार के मामले में। मामले जो है इतने समय तक लंबित रहते, कोई डर ही नहीं है। अगर मान लो भ्रष्टाचार का केस लग भी गया तो कितनों को सजा होती है, मामले लंबित रहेंगे, चलते रहेंगे, कैट में चल रहे हैं, सैट में चल रहे हैं, पड़े हुए मामले कई वर्षों तक चल रहे हैं। ठीक है, और कई वर्षों तक चलते चलते अंत में उनको बहाल कर दिया जाए, क्लीन चिट दे दिया कि जाओ ठीक है। तो इसलिए कोई डर भी नहीं रहता है और इसके चलते ही आपका जो कानून है उस कानून का भय नहीं है। कानून के चलते अगर कार्रवाई कर दी जाए, 2-4 पर कार्रवाई कर दी जाए तो आगे भ्रष्टाचार करना छोड़ देंगे। ठीक है, तो ये चीजें हैं। वे फॉरवर्ड में आप बताओ कि समयबद्ध जांच होनी चाहिए, राजनीतिक हस्तक्षेप कम हो और नागरिकों की भागीदारी बढ़े। सीधी सी बात है, जब तक नागरिक जनता जब समुदाय का दबाव नहीं रहेगा तब तक भी क्या होता है, भ्रष्टाचार में लिप्त पाया जाएगा अधिकारी। अब लास्ट देखते हैं, देखो इस आधार पर हमने कंक्लूड कर दिया, खत्म कर लिया है। केस स्टडी रह जाएगी, आगे बीच में किसी दिन केस स्टडी भी डिस्कस कर लेंगे। ये क्या है, ये है लोक प्रशासक में नैतिकता और सुशासन को बढ़ावा देने के लिए नागरिक समाज, मीडिया और परिवार की भूमिका। तो यहाँ समझना होगा, एक एक की भूमिका समझ लो। नैतिकता आप चाहो तो डिस्क्राइब कर दो, पहले बता दो भाई क्या होती है। हमने पहले दिन सबसे पहले नैतिकता बताया था यार कि जो है ये क्या बोलते हैं, यहाँ मोरल वैल्यूज है कि एथिक्स है, एथिक्स है। तो एथिक्स क्या है, यहाँ नीति शास्त्र होना चाहिए अगर एथिक्स अकॉर्डिंग है, और अगर नैतिकता है तो वो मोरलिटी होना चाहिए। ठीक है, समझे, दोनों का अंतर समझ लो। तो इसलिए इंग्लिश वाला जरूर देखना। तो नीति शास्त्र भी हमने देखा हुआ था और नैतिकता है तो उसको भी समझा हुआ था। सुशासन क्या होता है अभी कई बार हम लोग डिस्कस कर चुके हैं कि सुशासन क्या होता है भाई। फिर यहाँ है नागरिक समाज की भूमिका। तो नागरिक समाज की भूमिका के स्तर पर जब आप जाओगे तो इसमें आपको बताना है कि चाहे वो जन जागरूकता के स्तर पर हो, नागरिक समाज का मतलब क्या है, नागरिकों की भागीदारी बढ़ती है इसके माध्यम से, चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो चाहे प्रत्यक्ष रूप से हो। तो जन जागरूकता का काम है, चाहे निगरानी मॉनिटरिंग का काम होता है, जैसे आरटीआई आंदोलन हो गए, सोशल ऑडिटिंग हो गई, ये सारे ऐसे प्रयास होते हैं जिसके माध्यम से आप मॉनिटरिंग रख सकते हो। नीतिगत हस्तक्षेप हो गया, जैसे एनजीओ पर क्या होता है, एनजीओ आदि के द्वारा मानवाधिकार संरक्षण पर भी योगदान दिया, यानी कि जो ह्यूमन राइट्स होते हैं इस पर कार्य किया जाता है। और नीतिगत स्तर पर क्या होता है, आप नीतिगत स्तर पर क्या मानवीय अधिकार, मानवाधिकारों का भी ध्यान रख रहे हो कि नहीं रख रहे हो। नहीं रख रहे हो तो यहाँ सिविल सोसाइटी या नागरिक समाज के माध्यम से दबाव बनाया जाएगा और दबाव बना करके आपको आपके उन नीतियों में, आपके उन कार्यक्रमों में इन पहलुओं को भी शामिल कराया जाता है। ठीक है, तो ये एक तरीका है। तो जन जागरूकता और मॉनिटरिंग के साथ साथ नीतिगत हस्तक्षेप भी रहता है, साथ ही जन सहभागिता भी रहती है, यानी कि जनता की सहभागिता देखने को मिलती है जिससे जवाबदेहिता में वृद्धि देखने को मिलेगी। ये हो गया आपका नागरिक समाज की भूमिका। दूसरा है मीडिया की भूमिका। मीडिया की भूमिका में आपको क्या है, मीडिया पता होना चाहिए, लोकतंत्र का चौथा स्तंभ रहता है। स्तंभ के साथ साथ जो घोटाले वगैरह हैं इसमें देखो पर्दाफाश किया जाता है मीडिया के द्वारा। आज के समय की मीडिया की बात मत करो, आज के समय की मीडिया पर अगर सीधे प्रश्न आता है तो आपका प्रेस जो फ्रीडम इंडेक्स है इसमें मीडिया की भूमिका बताओ। इसमें रैंक देखो, आपको अब देखना है कि जो प्रेस फ्रीडम इंडेक्स है इसमें भारत की रैंक कहाँ है, लास्ट में ही देखना।
लास्ट के टॉप 10 में, पीछे के टॉप 10 में आपको इंडिया की रैंक दिख जाएगी, ठीक है। तो बोले इतनी बुरी स्थिति है अभी के समय, लेकिन इसका रोल क्या रहता है, जो घोटाले वगैरह होते हैं इनका पर्दाफाश कर सकता है कि सही मायने में निष्पक्ष होकर के अपने मूल्यों पर कार्य करे मीडिया। और फिर इसमें बोफोर्स हो गया, 2G स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले हो गए, इनको सार्वजनिक किया जाता है और इनको सार्वजनिक करके दबाव बनाया जा सकता है। इस संदर्भ में देखो मीडिया ने जब अच्छे से काम किया तो एक सरकार भी गिर सकती है। आपने देखा ना 2013 के पहले किस तरीके से 2G घोटाले जैसे, जो किसकी, कैग की जो रिपोर्ट थी, हमारे कैग की रिपोर्ट को पब्लिक प्लेटफॉर्म किसके द्वारा रखा गया, जोर शोर से आवाज किसके द्वारा उठाई गई, मीडिया के द्वारा ही तो उठाई गई। तो यहाँ मीडिया की भूमिका नजर आती है। लोकमत का निर्माण होता है, यानी कि जनता के हिसाब से, लोकमत के हिसाब से ही यहाँ पर प्रशासन में भी सुधार देखने को मिलते हैं और राजनीतिक स्तर पर भी सुधार देखने को मिलेंगे। फिर यही एक मंच देता है डिबेट करने का, चर्चा पर चर्चा करने का। भले ही आप देखो, आप सार्वजनिक स्तर पर अगर डिबेट और चर्चा पर चर्चा चाहते हो तो उसके लिए मीडिया से शानदार और आपके लिए मंच क्या हो सकता है, नहीं हो सकता है। तो यहाँ उस पर चर्चा हो सकती है, परिचर्चा हो सकती है। फिर आपके पास चौथा है लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार। इसीलिए लोकतांत्रिक मूल्यों के चलते ही आपको यहाँ निष्पक्ष चुनाव में भी इसकी भूमिका आजकल तो निष्पक्ष चुनाव जैसी चीजें बची नहीं, क्योंकि मीडिया क्या हो चुकी है इस समय, किसी न किसी एक विचारधारा को साधते हुए ही कार्य कर रही है। चाहे कोई भी आप मीडिया तंत्र देख लो, लेकिन सही मायने में मीडिया का विकास हुआ था किस लिए हुआ था, ताकि वह लोकतांत्रिक मूल्यों का प्रसार कर सके और निष्पक्ष होकर के चुनाव में भूमिका अपनी निभाए। और इसीलिए इसी यही कारण था कि लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ कहा जाता था, और चौथा स्तंभ पूरा खत्म हो चुका है, ढह चुका है, जो मीडिया की अभी के समय हालत है, ठीक। लेकिन हमें अभी केवल उसका ऑब्जेक्टिव शुरुआती दौर के हिसाब से समझना है कि जब मीडिया आई होगी तो मीडिया को लाने के पीछे क्या उद्देश्य रहा होगा वो बताना होता है। फिर जब चैलेंजेस वगैरह बताने होते हैं कि क्या दिक्कतें हैं अभी के समय मीडिया में, तो वहां हम ये सारी बातें बताते हैं। परिवार की भूमिका क्या हो सकती है, देखो परिवार में सबसे पहले तो शुरुआती स्तर पर मूल्य परक शिक्षा कहाँ से मिलती है, परिवार से मिलती है। चाहे बच्चा है, बच्चा चाहे अपने परिवार से, माता पिता से सीखता है, चाहे दादा दादी से सीखता है, जो भी नैतिक मूल्य है वो कहाँ से सीखता है, अपने पेरेंट्स से सीखता है, ठीक, परिवार से सीखता है। और उसके बाद में उसको जब थोड़ा बड़ा होता है तो ऑब्जर्वेशन पावर, ऑब्जर्वेशन कैसे सीखता है, एग्जाम्पल समझो, जैसे माता पिता के द्वारा कंटिन्यू कहा जाए अगर कि तुम्हें अपने माता पिता की सेवा करनी चाहिए, तो बच्चे को तुम मूल्य डाल दोगे और ऑब्जर्व करेगा, जब वो देखेगा अपने माता पिता को, वो अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, तो स्वाभाविक सी बात है उससे फिर कहना नहीं पड़ेगा, वो ऑब्जर्व करके खुद ही ऐसा करने लगेगा। वो देखेगा कि पैर छूते हैं अगर माता पिता, उसके माता पिता अपने माता पिता के पैर छूते हैं, तो वह खुद क्या करना शुरू कर देगा, अपने माता पिता के पैर छूना शुरू कर देगा। यही होता है ऑब्जर्वेशन से सीखना। नैतिक मार्गदर्शन यानी कि गाइड करने का भी काम करते हैं। ऑब्वियस सी बात है कि परिवार के द्वारा जो दिए गए मूल्य होते हैं, वो कोई भी कठिन परिस्थिति आती है, जहां पर भी वो द्वंद की स्थिति में होता है, तो परिवार के जो मूल्य रहते हैं उनके अनुसार वह कार्य करता है ना। जैसे आप भी कहीं पर फंसते होगे, यहाँ पर ही फंसते हो, जैसे किसी की मदद करने को लेकर के होता है ना, किसी की गरीब की मदद करने के संदर्भ में अगर आपके पास में चुनौती आती है कि भाई 20 रुपए हैं आपके पास में, ठीक, बहुत कम पैसे हैं 20 रुपए, कोई व्यक्ति आपने देखा जरूरतमंद, उसको 10 रुपए की जरूरत थी, आपका काम 10 रुपए में चल रहा था, तो बोला गया था, आपके भीतर मूल्य डाला गया, किसी को अगर आपसे ज्यादा जरूरत हो तो आप उसको मदद कर देना। तो आपने क्या किया, उठा करके 10 रुपए उसको दे दिए। तो ये हुआ ना कि आप कठिन परिस्थितियों में भी कोई भी पारिवारिक मूल्य के आधार पर सही निर्णय ले सकते हो, ठीक। आपके भीतर अगर मूल्य डाला जाएगा कि उसके छीन लेना, तो आप क्या करोगे, उसके और छीन लोगे, ठीक है, पैसे। हालांकि ये मूल्य किसी के भीतर भी नहीं डाला जाता है, ये तो मजाक की बात है। अब आगे आता है संस्कार और अनुशासन को लेकर के। देखो, अनुशासित रह करके अगर परिवार में आपको जीना सिखाया गया होगा, तो आपका वह अनुशासित जीवन आपके दैनिक जीवन में भी दिखाई देता है, ठीक है। तो वह अनुशासित जीवन हो गया, चाहे संस्कार हो गए, वो सारे संस्कार आपके भीतर दिखाई देंगे, जैसे संस्कार आपको परिवार से मिलते हैं। बोला भी जाता है अक्सर कि कोई भी व्यक्ति अगर बहुत संस्कारित तरीके से बिहेव करता हुआ दिखाई देगा आपको, तो इसका मतलब सीधा पहले, सबसे पहले उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है, उसका परिवार। क्योंकि शुरुआती स्तर पर उसके भीतर जो मूल्य है उनका बीजारोपण किसके द्वारा किया गया है, शुरुआती स्तर पर उसके भीतर मूल्यों का बीजारोपण उसके परिवार के द्वारा ही किया गया है, ठीक है। अब उसके बाद नागरिक कर्तव्य, अब आखिरी में आकर के फिर क्या होता है, नागरिक कर्तव्य और अधिकारों के प्रति उसकी जागरूकता में भी परिवार की भूमिका होती है। क्योंकि जैसे जैसे बड़ा होता रहता है, शुरुआती दौर पे तो उसके भीतर चलो ये नैतिक मूल्य डाले जाएंगे, लेकिन जैसे ही बड़ा होगा उसको अवेयर किया जाएगा, उसके अधिकारों के बारे में बताया जाएगा और कर्तव्यों के बारे में भी बताया जाएगा, उसको जागरूक करने का प्रयास किया जाता है, और वहां पर ही आगे चल करके फिर उसको शिक्षण संस्थान में भेजा जाएगा, या उसके मित्र संगति को लेकर के भी उसकी परिवार की भूमिका बहुत अहम रहती है। और जहां परिवार अपनी भूमिका से पीछे हटता है तो वो संगति का शिकार हो जाता है, या फिर शिक्षण संस्थान में भी वह कार्य नहीं करता है। और जहां परिवार के द्वारा ध्यान दिया जाता है, वहां पर भी देखो उसके भीतर मूल्यों का विकास भी अच्छे तरीके से आपको दिखाई देगा उस व्यक्ति के भीतर। क्लियर हुआ, समझ में आया? तो इसी आधार पर बताना है, चाहे सिविल सोसाइटी के स्तर पर हो, चाहे मीडिया के स्तर पर हो, चाहे परिवार के स्तर पर हो, अगर कार्य किया जाए तो नैतिक प्रशासन की स्थापना हो सकती है, और ये नैतिक प्रशासन आपका एक सफल लोकतंत्र को विकसित करता है। तो इस आधार पर हमने कर लिया है जनरल स्टडी 4 को कंप्लीट। अब भाई आपको बताना है, GS 4 हमने कंप्लीट कर लिया है, GS 3 हमने कंप्लीट कर लिया है। पहले तो कमेंट करके बताना कि अब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा रिवीजन करके बूस्ट हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि रिवीजन है,
रिवीजन का मतलब ये होता है कि आपने पढ़ लिया, अब 16-17 दिन बचे हैं, अब ऐसा तो है नहीं नए सिरे से पढ़ने जाओगे कुछ, नए सिरे से पढ़ने जाओगे तो फिर अब कर क्या रहे थे अब तक, है ना? अब तक कम से कम इतना मान के तो चल ही सकते हैं, पहली बार है, चलो एक बार तो कर ली होगी रीडिंग, और एक बार रीडिंग करने के बाद यहाँ आंसर के माध्यम से क्या हो रहा है? आंसर के माध्यम से आपका बूस्ट हो रहा है, वही रिवाइज हो रहा है सारी चीजें जो पढ़ी हुई है। अब कुछ अगर यहाँ चर्चा भी की जाती है, थोड़ा बहुत भी अगर बताते हुए भी अगर जैसे मैं निकल गया, तो ये पता है कि आपने पढ़ा हुआ है उसको, तो आपका रिवाइज हो गया, सारी चीजें रिकॉल हो जाती है, रिकॉल होकर के आप क्या है, आपके एग्जाम में वो चीजें रिकॉल होंगी वैसे ही जैसे आपने पढ़ी होंगी, ठीक? ऐड ऑन होती चली जाएंगी, बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐड ऑन आपने कर लिए होंगे, तो 3 और 4 हमने कर लिए पूरे। अब आपकी क्या है जिम्मेदारी, आपकी जिम्मेदारी है इसको लाइक शेयर और कमेंट वगैरह कर दिया करो, ये पहली जिम्मेदारी तुम्हारी। चलो वो तो ठीक है, कर दो, मन करे अगर अच्छा लगा करे तो कर दिया करो। दूसरी जिम्मेदारी ये है कि अब बताओ भाई GS2 आगे शुरू किया जाए कि GS1, क्योंकि इसको भी जल्दी ही, अब थोड़ा टाइम ज्यादा दे दे करके खत्म करेंगे। 1 और 2 आसान भी थोड़ा-सा तुलनात्मक रूप से, क्योंकि वहाँ बहुत ज़्यादा डिस्क्राइब नहीं करना होता है चीज़ें। वहाँ रिवीजन के मोड पर जैसे बताई जाएँगी चीज़ें, बस उसको सुनते चलना है बहुत ज़्यादा, ठीक है? बहुत ज़्यादा डिस्क्रिप्शन वहाँ पर चाहिए भी नहीं, यहाँ थोड़ा-सा एग्ज़ाम्पल्स हैं, कॉन्सेप्ट्स हैं, ये बहुत ज़्यादा बताना होता है। वहाँ पर क्या है सीधा-सीधा आपको वही लिखना है जो भाई प्रोविज़न्स हैं, है ना? GS1 हो चाहे 2 हो, वही लिखना ही है आपको। अब नागर शैली की जो विशेषताएँ वही लिखनी है, कुछ अलग थोड़ी ना लिखाएगा कोई, ठीक है? वो फिक्स है बहुत, वहाँ पर फिक्स चीज़ें लिखनी होती हैं और यहाँ पर बहुत कॉन्सेप्चुअली चीज़ें होती हैं, तो वो समझानी पड़ती हैं, बतानी पड़ती हैं, इसलिए थोड़ा-सा इसमें टाइम भी लग गया, वहाँ थोड़ा स्पीड में और करेंगे, क्लियर? तो अब बताओ भाई 1-2 किया जाए जो भी है, कमेंट में पहले ये भी बताना कि फीडबैक देना कि कैसा लगा आपका रिस्पॉन्स आपको बताना है, ये भी बताना है कि ये जो प्रयास किया जा रहा है, इसको लेकर के मज़ा आ रहा है? 3 और 4 को लेकर के मज़ा आया कि नहीं आया? अब आगे बताओ भाई, मज़ा आना चाहिए कुल मिला कर के। फिर वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं और शेयर वेयर कर दिया करो, ठीक? धन्यवाद।